नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के पैर उखड़ते दिख रहे हैं। इस बात को बीजेपी भी अब शायद मानने लगी है और उसकी हताशा अब तरह तरह से सामने आ रही है। बीजेपी नेताओं के भाषणों में अब मर्यादाहीन भाषा आ गई है। आज धारवाड़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो भाषण दिया, उससे पता चलता है कि उनके यानी बीजेपी के मन में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लेकर कितना डर है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस वालों की मति मारी गई है। मोदी जी को आप जितनी गाली दोगे, कमल उतना खिलेगा। मोदी जी का पूरी दुनिया में सम्मान है। जरा सुन लेते हैं अमित शाह जी को, सुनिए जरा। मोदी जी दुनिया में जहां जहां जाते हैं, दुनिया भर की जनता मोदी 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 के नारे लगाकर मोदी जी का स्वागत करती है। पूरी दुनिया जिस प्रधानमंत्री का स्वागत करती है, हमारे नेता मोदी जी का स्वागत करती है, सम्मान करती है। एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विसेला सांप जैसे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, मोदी जी की तुलना सांप से करने वाली कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जिता सकते हैं क्या? बताइए, जिता सकते हैं? कभी ये कांग्रेस पार्टी नारे लगाती है, कांग्रेस तेरी कब्र खुदेगी। सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौदागर। प्रियंका गांधी कहती है नीची जाति के लोग, और ये कहते हैं विसेला सांप। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे, कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। आप मोदी जी को गाली बोलकर कर्नाटक की जनता को तो सुन रहे थे आप अमित शाह को। अमित शाह ने यह भी कहा कि एक तरफ राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा है। यह चुनाव तय करेगा कि अगले 5 साल तक डबल इंजन की सरकार कर्नाटक को आगे ले जाएगी या कांग्रेस की सरकार कर्नाटक को पीछे ले जाएगी। अमित शाह की लाइनों पर अगर गौर करिए तो वे राहुल गांधी को कांग्रेस का लीडर बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और राहुल गांधी तो अब सांसद भी नहीं हैं। लेकिन अमित शाह को डर किस इंसान से लग रहा है? वो इंसान राहुल गांधी है। अमित शाह बीजेपी की सरकार आने का दावा इस बात पर कर रहे हैं कि मोदी जी को जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। मोदी जी भी अक्सर इस तरह के बयान देते हैं कि मेरी कब्र खोदने की बात कांग्रेस के नेता करते हैं। दरअसल मोदी और अमित शाह जब ऐसे आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं, तब भूल जाते हैं कि उन्होंने भी सोनिया गांधी के लिए किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। कभी कांग्रेस की विधवा, कभी जर्सी गाय, तो न जाने और क्या क्या। इस तरह के शब्द क्या सम्मान देने के लिए मोदी जी और उनके साथी नेताओं ने कहे हैं? अभी फिर पीएम मोदी के करीबी नेता बसनगौड़ा पाटिल यतनलाल ने सोनिया गांधी को विष कन्या और चीन और पाकिस्तान का एजेंट कहा है, जिस पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कर्नाटक में बीजेपी और उनके नेताओं ने अपना मानसिक और राजनीतिक संतुलन खो दिया है। चुनावों में आगामी हार से बौखलाकर बीजेपी अब घिनौनी राजनीति पर उतर आई है, ये कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस का यह भी दावा है कि जिस तरह से कर्नाटक में राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस के नेताओं की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है और कांग्रेस जिस रणनीति से आगे बढ़ रही है, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि उसकी जीत तय है। तो आज फिर राहुल गांधी ने बरसते पानी में जब रैली को संबोधित किया तो लोगों के जहन में भारत जोड़ो यात्रा की यादें ताज़ा हो गईं। दरअसल आज जेवर्गी में बारिश में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार को 40% वाली सरकार कहना चाहिए। बीजेपी सरकार 40% की चोरी करती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार गरीबों की, छोटे व्यापारियों की और गरीबों की सरकार है। इन तमाम लोगों की सरकार है, आम जनता की सरकार है।
जब राहुल गांधी पहुंचे, पहली बात तो वहां बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिस कारण राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर वहां उतर नहीं पाया। उसके बाद सड़क मार्ग से राहुल गांधी वहां पहुंचे और बारिश में भीगते हुए राहुल ने भाषण दिया। भारत जोड़ो यात्रा 2 अक्टूबर 2022 यानी अभी से लगभग 6 महीना पहले आपने उस तस्वीर को बहुत देखा और हमने भी कई बार आप लोगों को राहुल गांधी के उस बाइट को सुनाया है। लेकिन आज ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, फिर से बारिश में राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं। सुनिए जरा। जानते हो कि कर्नाटक में जो सरकार है वो चोरी की सरकार है। सबसे पहले वो सरकार आपने नहीं चुनी थी, बीजेपी के लोगों ने पैसा देकर एमएलए खरीद कर वो सरकार चोरी की। उसके बाद हर काम में बीजेपी ने 40% कमीशन लिया, तो इसको हमें 40% सरकार कहना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि ये 40% लेते हैं। प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। हमारी सरकार आने वाली है और ये भी तय है कि बीजेपी को 40 नंबर बहुत अच्छा लगता है। 40 नंबर से इनको प्यार है, मोहब्बत है, इसीलिए कर्नाटक की जनता इनको 40 सीटें देगी और कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीट मिलेगी। 3 साल इन्होंने चोरी की, 40% कमीशन लिया। आपको याद होगा जब 371J की बात हुई तो अडवाणी जी ने, वाजपेयी जी ने कहा कि नहीं किया जा सकता, और जैसे ही हमारी सरकार आई हमने वो काम कर दिया और आपको हजारों रोजगार, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स बनने का ये अपॉर्चुनिटी मिली। और सच्चाई ये है कि बीजेपी की सरकार 371J को इंप्लीमेंट नहीं करती है। 50,000 रोजगार जो आपके हैं आज वेकेंट पड़े हैं, हम इन 50,000 रोजगार को भरेंगे। स्पेशल एजुकेशन जोन पॉलिसी यहाँ आपको देंगे, जिससे IITs और IIMs भी यहाँ आए और 5,000 करोड़ रुपए हम इस रीजन के लिए एलोकेट करेंगे। तो राहुल गांधी बहुत ही यहाँ दमदारी के साथ अपनी बात रखते हुए, और कर्नाटक में आप सब जानते हैं कि 10 तारीख तक यानी मतदान तक इसी तरह की सियासी गहमा गहमी चलती रहेगी और आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहेंगे। हर चुनाव के पहले माहौल अब ऐसा ही होने लगा है, लेकिन देश का राजनीतिक या सियासी माहौल भी इस वक्त कई तरह की उठापटक से भरा हुआ है। जरा इससे इतर आप देखें, और खासकर जहां बीजेपी का शासन है वहां इंसाफ को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी में माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की सरेआम हत्या कर दी जाती है और उस हत्या पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए रिपोर्ट मांगी है। तो वहीं दिल्ली में जंतर मंतर पर पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे पहलवानों की शिकायत पर आज दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो बृजभूषण शरण सिंह पर FIR करेगी, क्योंकि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। वरना दिग्गज खिलाड़ियों की तकलीफ और आंसू बीजेपी को नजर ही नहीं आ रहे हैं। अलबत्ता मोदी जी या बीजेपी शासन पर जो सवाल उठाता है वो जांच एजेंसियों को जरूर नजर आ जाता है। जैसे आज सत्यपाल मलिक के घर पूछताछ के लिए CBI पहुंच गई। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहने के दौरान सत्यपाल मलिक ने इंश्योरेंस में जो कथित भ्रष्टाचार का मामला उठाया था, उस मामले में CBI पूछताछ के लिए सत्यपाल मलिक के घर पहुंची। उनको CBI ने जब नोटिस जारी किया था तब सत्यपाल मलिक ने ट्वीट किया था। ट्वीट में उन्होंने कहा था कि मैंने सच बोलकर कुछ लोगों के पापों को उजागर किया है, शायद इसीलिए मुझे बुलाया गया है। मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं नहीं घबराऊंगा, मैं सच के साथ खड़ा रहूंगा। ये सत्यपाल मलिक साहब ने उस समय ट्वीट किया था जब CBI का आदेश आया था और CBI वाले आज उनके घर पे पहुंचे। तो राहुल गांधी भी इसी तरह सच के साथ खड़े होने की बात कहकर डरो मत का नारा दे रहे हैं। जंतर मंतर पर बैठे पहलवान भी PT उषा और क्रिकेट खिलाड़ियों से यही पूछ रहे हैं कि वो किस बात से डरकर उनका साथ नहीं दे रहे हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, कुछ तो आ गए साथ देने के लिए, जैसे सहवाग आ गए, वीरेंद्र सहवाग, धुआंधार बैटिंग करने वाले, और 83 का वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव साहब भी आ गए साथ देने। लेकिन कहां हैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर
और उनके साथ खेलने वाले कई सारे क्रिकेट खिलाड़ी। कहाँ हैं आज के भारतीय टीम के कप्तान? कहाँ हैं इसी दिल्ली के सांसद, वो भी क्रिकेट के खिलाड़ी गौतम गंभीर? ये सब कहाँ हैं? ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? खैर, कुल मिलाकर देश में किस तरह का सियासी माहौल बना हुआ है कि एक तरफ डराने की राजनीति चल रही है और दूसरी तरफ बेखौफ होकर सच का साथ देने की हिम्मत दिखाई जा रही है। इस हिम्मत को देखकर क्या बीजेपी हताश हो रही है? और उसी हताशा में बिगड़े बोल निकल रहे हैं। और ये जब बिगड़े बोल निकलेंगे तो इस पर भी आज एक डायरेक्टिव आया है सुप्रीम कोर्ट से ही। कहा गया है कि जिन जिन राज्यों में अगर कोई हेट स्पीच देता है तो उसको स्वतः संज्ञान लेते हुए, उसकी कोई शिकायत करे या ना करे, सरकारों को स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करना होगा। यह आज डायरेक्टिव है सुप्रीम कोर्ट से। तो दोस्तों, सवाल यह उठता है कि क्या बिगड़े बोल की सियासत में बीजेपी फंस गई है? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा में कुछ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। इस वक्त देखिए 6 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ मीनू जी हैं, हमारे साथ धनंजय कुमार जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ दीपक पाचपोर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत करता हूं और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। बहुत बड़ा दिन देश की सियासत के लिए तो बड़ा दिन चल ही रहा है, रोज है। 2024 तक रहेगा। जो चाह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी फिर से आए, उनके लिए भी बड़ा दिन। जो चाह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी चले जाएं, उनके लिए भी। तो रोज एक एक दिन रोज आप गिन करके निकाल रहे हैं। लेकिन साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से कुछ आस लगी है। लेकिन एक कोर्ट उधर भी है गुजरात में, जहां आज ये तय हुआ है कि अब जज गीता गोपी के छोड़ने के बाद, राहुल गांधी का केस छोड़ने के बाद जज हेमंत साहब जो हैं वो अब सुनवाई करेंगे। लेकिन ये जज साहब जो हैं वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तो उनके सरकारी वकील रहे, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली आ गए प्रधानमंत्री बन के तो वो दिल्ली से संबद्ध हो गए। अब वही सुनवाई करेंगे राहुल गांधी के केस पर और कल सुनवाई करेंगे। तो समझ सकते हैं कि जज साहब जो हैं, और 2 साल से अभी जज हुए हैं। बस खबर है आप तक पहुंचा रहा हूं। आना चाहता हूं सीधा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। देश की बेटियों को इंसाफ मिल रहा है और उनको ये उम्मीद है, लेकिन उनका कहना है, यानी जंतर मंतर की खबर बता रहा हूं, उनका कहना है कि जब तक एफआईआर ना हो जाए, सांसद महोदय जब तक अपनी सांसदी से इस्तीफा ना दे दें और जब तक वो गिरफ्तार ना हो जाएं, तब तक हम इसी जंतर मंतर पर डटे रहेंगे। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ कर्नाटक है, जहां सोनिया गांधी को विष कन्या कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपने बहुत कुछ कहा, कांग्रेस के लोगों ने मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा। लेकिन दिक्कत यह है स्वामी जी कि कांग्रेस के लोग अगर चूं करते हैं तो चर्चा खूब हो जाती है। वो शेर है ना कि हम आह भी भरते हैं और वो कत्ल भी करते हैं। तो ये बात वही है। आगे कुछ नहीं कहूंगा, चर्चा आपके तरफ ले जाना चाहता हूं, किस रूप में आप देखते हैं? देखिए राजीव जी, हमारे धर्म में जब नवदुर्गे की पूजा होती है और हम लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, कन्याओं के पैर पूजते हैं, उनको देवी का रूप मानते हैं, उनके चरण छूते हैं। बुजुर्ग होने के बावजूद, बुढ़ा होने के बावजूद मैं बेटियों के, छोटे बेटियों के पैर छूता हूं, क्योंकि वो हमारी देवी के रूप में हैं। और राजीव जी, दूसरी बात यह कि कल मैं जंतर मंतर, बुढ़ा आदमी, वृद्ध शिक्षक, कल जंतर मंतर जाऊंगा और इन बेटियों को आशीर्वाद दूंगा। पास नहीं पहुंच जाऊंगा, दूर से आशीर्वाद दूंगा और उनका साहस बढ़ाऊंगा कि मैं बुजुर्ग तुम्हारे साथ हूं। अपनी पत्नी के साथ जाऊंगा। दूसरी बात, तीसरी बात यह है, देखिए वास्तविकता में जिस प्रकार से ये किसको, मोदी जी को कह दिया, सोनिया गांधी को क्या कह दिया, ये सब बातें हैं बेकार, क्योंकि ये लोग देवी नहीं है, ये नारी नहीं है। ये वो सोनिया जी तो नारी हैं। राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लोग करते आए हैं। जिस प्रकार से ये आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये बेटियां बैठी, और सुप्रीम कोर्ट का मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की आदेश दिया है
और इसके बाद मेरी मांग है, जो बेटियों की मांग है, बच्चियों की मांग है, ब्रजभूषण शरण सिंह को तुरंत अरेस्ट किया जाए। आप कल्पना कीजिए राजीव जी, अगर यह आरोप मुझ पे लगा होता या आप पे लगा होता, अगर झूठा आरोप भी लगा होता, हम घटना स्थल पे न भी होते और हम पे आरोप लगा होता, एक लड़की भी अगर आरोप लगा देती, हम जेल के अंदर होते। एक व्यक्ति पे 8 लड़कियां, जिसमें एक लड़की नाबालिग है, वो आरोप लगा रही है। कानून प्रदत्त अधिकारों के तहत अधिकार है कि एफआईआर तुरंत पुलिस दर्ज करे। इतना नंगा नाच कानून का हो रहा है। राहुल गांधी एक संदर्भ ले लेते हैं और पुलिस की पूरी फोर्स उनके घर पहुंच जाती है। बताइए किसने आपसे कहा था, उसका पता दीजिए, उसका फोन नंबर दीजिए। यहां तो बेटियां खुद आरोप लगा रही हैं। तो देखिए, बाकी चीजें राजीव जी हो गई है छोटी। यह है भारतीय समाज की, हमारे सनातन धर्म की और देश की अस्मिता का प्रश्न। अगर मेरी बच्चियों को, और ये बच्चियां जो हैं मेरी पौत्री की उम्र की हैं, अगर इन बच्चियों को, जिन्होंने मेरे देश का सम्मान बढ़ाया है, अगर इनका अपमान हो रहा है, अगर इनके साथ, इनके सम्मान के साथ किसी ने भी खिलवाड़ किया है, किसी ने भी, भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से सजा दी थी, जैसे द्यूत क्रिया हुई थी महाभारत के अंदर और धोखा देके हराया गया था पांडवों को, उसी प्रकार से अगर इस प्रकार की द्यूत क्रीड़ा में बेईमानी करके ईवीएम से और हमारी बेटियों के साथ अगर अत्याचार होगा, देखिए सीधी सी बात यह है, हम सहन नहीं करेंगे। हम बुजुर्ग सहन नहीं करेंगे। हमारा जितना अपमान कर ले हम सहन कर लेंगे, लेकिन अगर बेटियों का और देश का सम्मान बढ़ाने वाली इन बच्चियों की आंखों में आंसू आया, खून के आंसू निकाल देंगे जिन्होंने इन बच्चियों की आंखों से आंसू निकाले हैं। ये मेरी प्रतिज्ञा है, क्योंकि अगर इन छोटी छोटी बच्चियों, जिन्होंने मेहनत करके, पहलवानी करके, कसरती करके अपना शरीर बनाया है, मैं निशक्त हूं, मेरे में शक्ति नहीं है, इसके बावजूद इन बच्चियों के साथ अंतिम दम तक खड़ा रहूंगा। और जब तक ब्रजभूषण सिंह अरेस्ट नहीं होगा और उस पर पूरी जांच नहीं होगी, तब तक इन बच्चियों के साथ खड़ा रहूंगा। जी जी, एक धीरे धीरे ही सही, लेकिन जंतर मंतर पर बैठे जो पहलवान हैं, लड़कियां, लड़के, सब जो बैठे हुए हैं, उन लोगों को समर्थन मिल रहा है। और अब तो कल स्वामी जी भी वहां पहुंचने वाले हैं, तो और भी ज़्यादा और कह ही रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ रख रहे हैं। तो एक समर्थन उसकी ज़रूरत है, और इन बातों को, खासकर जंतर मंतर से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, आप याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था तो इसी देश के गृह मंत्री वहाँ क्या दावा करते थे कि उत्तर प्रदेश में लड़कियाँ, बच्चियाँ आधी रात को स्कूटी पर जेवर पहने हुए अकेली चलती हैं। उसी उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीरें सामने आती हैं, आप सबको अच्छी तरह से पता है, इसलिए यहां बताने की जरूरत नहीं है। अब वही दावा वो वहां कर रहे हैं, कर्नाटक के चुनाव में कर रहे हैं, लेकिन वहां कह रहे हैं कि अगर यहां पर कांग्रेस पार्टी आ गई तो कांग्रेस पार्टी दंगे करवाएगी। देश के गृह मंत्री से क्या ये उम्मीद आप कर सकते हैं? दंगे करवाएगी। लेकिन इस पर एफआईआर दर्ज करवा दी है कांग्रेस पार्टी ने, कल वो खबर हम आप तक पहुंचा चुके हैं। और आज जो अमित शाह जी कह रहे थे, जो भाषण दे रहे थे, वो आपने सुन लिया। भाषण का एक छोटा सा पार्ट हमने आपको दिखाया। कई लोग कहते हैं कि मत दिखाया कीजिए, इसलिए नहीं दिखाते हैं, और लेकिन कई बार ज़रूरत होती है कुछ पार्ट को दिखाना, दिखा देते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जो अपनी बिल्कुल जो अर्जुन की तीर का निशाना जहां, वही उसी निशाने पर लगे हुए हैं, यानी कि किसी भी ढंग से जीत हासिल करनी है, लेकिन सच की राह पर चलते हुए ये साफ दिखाई दे रहा है। आना चाहता हूं मीनू जी आपके पास, कर्नाटक से लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर तक किस रूप में आप देखती हैं देश की सियासत में ये जो दो तस्वीरें हैं, वो दो तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं? और तीसरी एक उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से लगी हुई है। थोड़ा थोड़ा आप लोगों से चाहूंगा, फर्स्ट राउंड में संक्षेप में, सेकेंड राउंड में थोड़ा और इसको एलोबरेट करेंगे। जी, सबसे पहले कर्नाटक की बात कर ले तो आज राहुल गांधी कर्नाटक में हैदराबाद कर्नाटक रीजन में थे, जिसमें कि 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, गुलबर्गा, बीदर, रायपुर, कोप्पल, यादगीर एंड बेल्लारी। तो उनकी आज बेल्लारी में एक सभा थी, तो उसमें उन्होंने रोड शो भी किया, तो काफी अच्छा उसमें रेस्पॉन्स पब्लिक का रहा। उसमें एक उन्होंने इंपॉर्टेंट बात जो कही है, उन्होंने जिक्र किया आर्टिकल 371 जे का, जो कि 2012 में कांग्रेस के राज में अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में 118वां संशोधन करके वो इंसर्ट किया गया था, डाला गया था। उसका मतलब ये था कि जो ये कर्नाटक रीजन का, जो ये हैदराबाद रीजन है जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इनके लिए विशेष प्रावधान करने का और इनको
ताकि इनके जो कर्नाटक स्टेट में इंटर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग जिलों में अलग अलग ग्रोथ का एक पैटर्न था कि सबको ऑल इंक्लूसिव सब जिलों में एक जैसा विकास हो। उसमें ये जो इम्पोर्टेंट जिसको कहा जाता है कि राज्यों के पिछड़ेपन को दूर कैसे किया जाए, किसी एक इलाके का पिछड़ापन दूर कैसे किया जाए, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। और उसी के साथ साथ राहुल गांधी ने बेल्लारी जो वो पदयात्रा अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी बार बार कहते रहे कि हम यहाँ पे बेल्लारी को मैं जीन्स कैपिटल बनाऊंगा, वर्ल्ड की सबसे बड़ा हब, तो वो उन्होंने आज दोहराया और 5,000 करोड़ का उसमें बताया कि अगर सरकार बनी तो यहाँ ये अपैरल पार्क बनाया जाएगा, मतलब कपड़ा वस्त्र उत्पादन उद्योग यहाँ खुलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा थी कर्नाटक के मद्देनजर, पब्लिक ने इसको हाथों हाथ लिया। और जो अभी जो आपने बिगड़े बोल की बात की है, तो देखिए बिगड़े बोल जो है 2014 के बाद से शुरू हुए इस देश की राजनीति में। गुजरात की राजनीति में तो पहले से ही चल रहे थे, तो उसमें जो शुरुआत की है वो मोदी युग की ही देन है कि राजनीति में और खासकर चुनावी माहौल में ये इस तरह की भद्दी भाषा तब से शुरू हुई है। तो देखिए यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा बोलेगा प्रजा उसका अनुकरण करती है, तो लोग सीख जाते हैं कि आप भद्दी बात कर रहे हैं तो आपकी प्रजा भी, विपक्षी दल भी आपकी प्रजा ही है प्रधानमंत्री की, तो उनको तैयार रहना चाहिए, बैकलैश आएगा। अब इसमें लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं वो उनका तो कुछ कोई पैमाना ही नहीं है कि किस हद तक गिर जाएंगे। तो ये चीज चल रही है, लेकिन देश की लोकतंत्र के लिए और देश की राजनीति की शुचिता के लिए ये एक अच्छी बात नहीं है। इसके बाद मैं महिलाओं के ऊपर आऊंगी। जो महिला पहलवान है, स्वामी जी तो बहुत दिन से लगातार एक तरह का क्रूसेड चलाए हुए हैं इस मुद्दे पे, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि एटलीस्ट मतलब उन्होंने आगे बढ़ के इसके बारे में अपनी बात को बार बार पुरजोर तरीके से कहते रहे। अब इसमें महिलाओं वाली जो बात थी, इसमें देखिए अल्टीमेटली आप जिसका काम है एग्जीक्यूटिव का इन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करना, वो सोई पड़ी है। लड़कियों को जो 3 महीने पहले एक लॉलीपॉप थमा दिया गया है कि जी कमेटी बना दी गई है और आप उसके बाद हम आपसे ये करेंगे, इसकी रिपोर्ट देंगे और बातचीत करेंगे, कुछ इसका हल निकालेंगे। कुछ नहीं हुआ और होना भी नहीं था। अल्टीमेटली सड़क पे दोबारा बैठना पड़ा उन महिला पहलवानों को। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट के, मैं हेड्स ऑफ टू जस्ट CJI चंद्रचूड़ कि उनके प्रयत्नों से आज 2 काम हुए हैं। एक तो इन महिला पहलवानों की सुध ली है सुप्रीम कोर्ट ने और बहुत अच्छा सराहनीय कदम उठाया है जी। और दूसरा जो उन्होंने हेट स्पीच के खिलाफ किया है कि भाई हेट स्पीच के जो आपने डिटेल बता ही दी है, तो ये देखिए इसमें अब जो राज्य सरकारें हैं उनके पुलिस फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो हेट स्पीच किसको मानती है किसको नहीं। तो अब अंदाजा लगा लीजिए कि कौन से राज्यों में हेट स्पीच पे एक्शन लिया जाएगा, FIR दर्ज होगी और कौन से राज्यों में नहीं होगी। लेकिन फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो हुआ है कि हेट स्पीच, और क्योंकि कोर्ट ने कहा है हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानेंगे, कि हम उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानेंगे कि अगर आपने इस पे FIR दर्ज नहीं की। तो जैसे राजीव जी मैंने आपके प्रोग्राम में 2-3 बार कह चुकी है कि मुझे इस CJI चंद्रचूड़ के ऊपर बहुत भरोसा है, ये जरूर और इन्होंने आज अपने भरोसे को हमारे भरोसे को कायम रखा है जनता के, और आगे भी रखेंगे। जी राजीव जी, इस राउंड में यही कहना है। प्रशांत टंडन जी, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब बहुत चर्चा में हैं और साथ साथ चुनाव तो है ही, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक चर्चा इसकी भी है कि अतीक को आखिर आपने एम्बुलेंस में आप हॉस्पिटल तक क्यों नहीं लेके गए, एम्बुलेंस आप हॉस्पिटल के गेट पर क्यों छोड़ दिए। जवाब दो भाई। योगी सरकार, और उसी योगी सरकार में एक महाठग पकड़ाता है और उसकी चर्चा पिछले 3-4 दिनों से खूब चल रही है, आप सब जान रहे हैं, शेरपुरिया की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन एक तो वो कहानी CJI साहब जो कर रहे हैं वो तो है ही, और एक डर एक भय महाराष्ट्र में भी लगा हुआ है। उसकी चर्चा जब आएंगे धनंजय जी के पास तब करेंगे, क्योंकि कुछ मामला इधर सुप्रीम कोर्ट में आज भी था और सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार है, तो धनंजय जी के पास जब आएंगे उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक ओवरऑल ओपनिंग कमेंट आपसे, कर्नाटक से लेकर के यहाँ दिल्ली तक, जंतर मंतर तक और वाया सुप्रीम कोर्ट। जी,
दो तीन बातें हैं राजीव जी। एक तो ये कि देखिए, अगर 21वीं सदी में लोकतांत्रिक संवैधानिक लोकतंत्र में मेडल लाने वाली लड़कियों को, किसी भी लड़की को, किसी भी महिला को प्रशांत टंडन जी को लेकर आइए जरा स्क्रीन पे। लोकतंत्र जी। में, लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती है। तो ये एक बहुत ही शर्म की बात है देश के लिए। भारत का संविधान डिग्निटी की बात करता है, बराबरी की बात करता है, न्यायप्रियता की बात करता है। और आप देखिए कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह है वो कौन है? 40 मुकदमे उनके ऊपर। टेलीविजन कैमरे के सामने वो कह चुके कि मैंने एक हत्या की है। और अगर पुलिस, दिल्ली पुलिस, जैसा प्रोफेसर अखिल स्वामी कह रहे थे कि वो ट्रक भर के पहुंच गए राहुल गांधी के घर कि जम्मू कश्मीर की महिलाओं ने क्या बीती सुनाई आपको। और इसमें दूसरी बार ये लड़कियां धरने बैठी, और उसके बाद भी अगर दिल्ली पुलिस अपने आप एफआईआर नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को कोई बड़ा आदमी बचा रहा है, उसके पीछे कोई बड़ा हाथ है। जिस तरीके से बयान आ रहे हैं पूर्व खिलाड़ियों के, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट जब कहेगा तब वो एफआईआर करेगा, तो जाहिर सी बात है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई बहुत ताकतवर हाथ है पीछे। इतना ताकतवर कोई कैसे हो गया कि देश भर का मीडिया दिखा रहा है और दूसरी बार धरने बैठना पड़े। इतने लोग बोल रहे हैं, इतना उसमें लिखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, और उसके बाद भी दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है। यहाँ तो हम पुलिस का हालत ये देख रहे हैं कि गुवाहाटी से पुलिस आती है और वो असम और गुजरात से जिग्नेश मेवानी को उठा के ले जाती है। दिल्ली पुलिस के भी तमाम कारनामे हम लोग देखते रहते रोजाना जी। तो और दूसरी बात राजीव जी कि सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी गाइडलाइंस हैं, और वो गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन है कि महिला जब कोई कंप्लेंट करेगी उसकी एफआईआर होगी, बिना इंक्वायरी के एफआईआर होगी, उसकी टेस्टिमनी के आधार पर एफआईआर होगी, उसका कोर्ट प्रोसीडिंग इन कैमरा होगा, यानी बंद कमरे में होगा। एक्यूज के सामने वो लाई जाएगी, अगर तो स्क्रीन लगाया जाएगा ताकि आंखें ना मिले, ताकि वो निडर होकर अपनी बात कह सके। इतना तो सुप्रीम कोर्ट की इस तरीके की तमाम सारी गाइडलाइंस हैं। लेकिन क्यों हो रहा है ये? हमारे सिस्टम में कहीं कोई खामी है। जब भारत का प्रधानमंत्री अगर किसी प्रोफेसर की लड़की की आत्महत्या की चिट्ठी पर, सुसाइड नोट पर चुटकुला सुनाता है, तो उस देश की पुलिस ऐसे ही करेगी। इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए जी। अगर हम आज सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच की बात की है, अगर आप हेट स्पीच केवल प्रधानमंत्री की गिनाएंगे तो खड़गे साहब को लेकर बहुत उतावले हैं, तो अगर प्रधानमंत्री की हेट स्पीच गिनाएंगे तो ये नरेंद्र मोदी 2017 के गुजरात के चुनाव में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा चुके हैं कि वो पाकिस्तान के साथ साठगांठ करके गुजरात का मुख्यमंत्री या गुजरात की सरकार बनाने की साजिश कर रहे हैं। इससे बड़ी गलीज और इससे बड़ी हेट स्पीच क्या होगी? बाकी चीजें तो आपने बहुत सारी गिना दी हैं। कर्नाटक में देखिए, मतलब बहुत सारे मीडिया हाउसेस के सर्वे आए हैं नए, और वो नए सर्वे तो बहुत लैंडस्लाइड डिफीट बता रहे हैं बीजेपी की। और देखते हैं वो सर्वे अगर साबित होते हैं सही, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो जैसा मैं बार बार कहता रहा हूँ कि जो भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट है, वो दिखाई देगा। और वो सोशल इम्पैक्ट अगर दिखाई देगा, अगर ये सर्वे सही हो रहे हैं, तो आप उससे आपको एक अंदाज मिलेगा
कि 2024 किस तरफ जा रहा है। तो इस वक्त अभी इतना ही राजीव जी बिल्कुल, 2024 किस तरफ जा रहा है वो अंदाजा कर्नाटक से लगाया जा सकता है, लेकिन कर्नाटक से पहले महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र किस तरफ जा रहा है ये भी समझने की जरूरत है। 2024 में महाराष्ट्र का रोल क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े राज्यों में से एक जहां 48 सीटें कम नहीं होती, और वहां अगर आज की परिस्थितियों में हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ महाराष्ट्र की अभी जो वर्तमान सरकार है उसकी निगाहें टिकी हुई हैं, तो आप समझ सकते हैं। साथ साथ जब शिंदे सेना ने, शिवसेना ने, जो शिंदे गुट की शिवसेना है, उसने ये बोला कि ये जो सामान है, जो धन संपत्ति है शिवसेना ओरिजिनल की, वो मुझे दे दिया जाए, तो क्या डायरेक्टिव और क्या सवाल आया है, क्या सवाल पूछे गए हैं, ये सब अभी बताएंगे धनंजय जी। लेकिन उसके अलावा धनंजय जी, थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगा कि कर्नाटक में जो हो रहा है, जो दिल्ली में हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसके क्या सियासी मायने निकाले जाएं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि भाई आपका किसी पे अधिकार नहीं है, वो अधिकार जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उस पर। फिर आपका एक और सवाल का जवाब दे दूं कि 2024 जो है महाराष्ट्र किधर जा रहा है, महाराष्ट्र जनतंत्र की तरफ जा रहा है, संविधान की तरफ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आना है, आने के बाद देखिएगा जनतंत्र दिखाई पड़ेगा। मोदी मीडिया जिस तरह से शरद पवार को लेकर के हंगामा खड़ा कर रहे हैं या अजित पवार को लेकर के, वो भ्रम क्रिएट करने की बात है। लेकिन सच ये है कि शिंदे और फडणवीस में ही गड़बड़ चल रही है, और बात ये चल रही है कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो तब बनेंगे जब वहां से वर्डिक्ट आएगा अभी सुप्रीम कोर्ट से। पता चला कि वो कहावत है ना, सर मुंडाते ही ओले गिरे, तो ओले गिरे हो न जाए कहीं कि अभी आप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और सुप्रीम कोर्ट से आ गया कि जो है विधायक अयोग्य है। अब जो बात कर रहे हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक की बात तो स्पष्ट है। कर्नाटक की जनता ने फैसला सुना दिया है, अभी वोटिंग होना बाकी है। लेकिन जो वहाँ का माहौल दिख रहा है उसमें हताशा जो दिख रही है बीजेपी की तरफ, उसमें जो जिस तरह से अमित शाह जी बोल रहे हैं कि फिर से वो आ गया है मुद्दा कि अपमान किया, और मोदी जी को जितना आप जो है अपमानित करोगे उतना ही ज़्यादा वोट गिरेंगे, कमल खिलेंगे। लेकिन मैं कहूँ कि जो है अमित शाह जी जो गिना रहे थे वहाँ की जनता को, जनता उनके गिनाने से ज़्यादा गिन चुकी, और जनता गिन रही है कि खड़गे साहब क्या बोले सही है, सोनिया जी क्या बोली वो भी सही है, लेकिन दुनिया क्या बोल रही है वो भी सही है। मोदी मोदी दुनिया कर रही है। हम तो देख रहे थे कि रसिया की सेना जब अटैक कर रही थी यूक्रेन पे, तो वहाँ यूक्रेन की सेना भी मोदी मोदी करके जवाबी कार्रवाई कर रही थी। अब फिर बात आती है कि भाई अमित शाह जी ये भी बताइए कि सत्यपाल मलिक जी क्या बोल रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी का बोलना तो बहुत मुखर है, पूरी जनता सुनना चाह रही है, सीबीआई भी जानना चाह रही है कि सत्यपाल मलिक जी क्या हुआ, जरा सुनाइए। तो जनता को भी सुनाइए अमित शाह जी, गृह मंत्री है आप। ठीक है, जब गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह तब ये घटना हुई थी, लेकिन राजनाथ सिंह तो चुप्पी साध गए हैं। कहाँ तो वो हर बात पे निंदा कर दिया करते थे, कहाँ तो हर बात पे जो है मोदी सरकार के बचाव में उतर आते थे और बड़ी गंभीरता से बात करते हैं। जब भी राजनाथ सिंह जी बात करते हैं तो बड़ी गंभीरता से बात करते हैं। मुझे बड़े अच्छे नेता हमेशा लगे, लेकिन अब समझ में नहीं पा रहा हूँ, अगर आप में से प्रशांत भाई या और लोग समझ पा रहे हो या आप समझ पा रहे हो समझाइएगा मुझे कि राजनाथ सिंह क्यों चुप हैं, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, वो भाषण भी नहीं दे रहे हैं कि भाई सत्यपाल मलिक जी जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। उनको ही पता होना चाहिए क्योंकि उस समय गृह मंत्री वही थे पुलवामा के समय, या 370 में क्या क्या हुआ, 370 अनुच्छेद किस तरह से लागू किया गया, उसके पीछे क्या क्या कहानी थी वो भी बताना चाहिए। सत्यपाल मलिक जी भी बहुत कुछ बताएंगे। मुझे लगता है राजीव जी एक और इंटरव्यू करना पड़ेगा हमारे प्रशांत भाई को सत्यपाल मलिक जी का। जब सीबीआई पूछ करके जाएगी तब ये सवाल भी उठेगा कि सीबीआई ने क्या क्या पूछा, और जब सीबीआई ने क्या क्या पूछा जब बताएंगे सत्यपाल मलिक, फिर जनता सही तरीके से पूछेगी, क्योंकि उसके बाद चुनाव मध्य प्रदेश में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, राजस्थान में होगा, तो जनता तो हर जगह सवाल पूछेगी। अब फिर बात आती है कि खड़गे साहब की बात को फिर से हाईलाइट करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है खड़गे साहब ने जो कही है बात उसको गलत अर्थ में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा, एक बात करके खत्म करूं, उन्होंने कहा है कि जो है नाग की तरह, तो नाग तो यहाँ देवता माने गए,
और हमारे धर्म में जो हिंदू धर्म के प्रचारक हैं, ये सब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए राजनीति में आए हैं, उनको तो मालूम होना चाहिए कि ये नाग पे ही धरती टिकी हुई है। तो मोदी जी इतने महान है कि वो धरती टिकाए हुए हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसको बुरे अर्थ में क्यों ले रहे हैं? इसको तो मैं होता तो मैं तो बड़े अच्छे अर्थ में लिखता कि अरे प्रभु आपने मुझे शेष नाग कह दिया, आपने शेष कहना भूल गए आप, तो लीजिए मैं शेष जोड़ लेता हूँ और मैं शेष नाग हूँ, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन ये आपका जो एक शेर आपने शुरुआत की थी उसको फिर छोड़ दिया। मैं कंप्लीट कर दूं, अकबर इलाहाबादी जी का शेर है वो, और अकबर इलाहाबादी बेचारे इलाहाबादी जी का नाम इलाहाबाद बदल दिया, अतीक की चर्चा हो रही है इलाहाबाद के नाम पे। खैर, तो शेर था कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। तो ये जो है, लेकिन अभी जो है कत्ल तो छोड़िए, अभी चर्चा हो रही है, और गवाह जो है वो चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह के गवाह हो, या जो है राम माधव जी के गवाह हो, या जो है पुलवामा के गवाह हो, वो सारे गवाह धीरे धीरे करके बाहर आएंगे, क्योंकि ब्रांड मोदी की जो चमक है वो फीकी पड़ गई है। ईडी सीबीआई की जो धमक है वो कमजोर पड़ गई है। अब ईडी सीबीआई की धमक से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जो जज बैठा हुआ है वो संविधान और जो जनतंत्र है उसकी बात को स्थापित करने के लिए तैयार बैठा है कि हम हर हाल में संविधान को और जनतंत्र को स्थापित करके रहेंगे, क्योंकि कस्टोडियन भी कहा जाता है न्यायालय को। तो न्यायालय अपने मूल भूमिका में है। अब सीबीआई और सरकार और कुछ लोग सरकार में बैठे हुए लोग अगर चाहते हैं कि चीज़ों को छुपाएंगे, तो अब छुपने वाली नहीं है, क्योंकि तब तो विभीषण एक थे, अभी तो ढेर सारे विभीषण आके खड़े हो गए। कैसे निपटेंगे यार, ये मोदी जी को सोचना चाहिए। जी जी बिल्कुल। राजनाथ सिंह क्यों चुप हैं, आप सवाल कर रहे थे, तो प्रशांत जी के कुछ शब्दों को उधार लेते हुए जवाब है कि शायद उनकी चुप्पी के पीछे भी किसी बड़े आदमी का हाथ है। खैर, आगे बढ़ना चाहूँगा और सीधा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, किस रूप में देखा जाए कर्नाटक, आपसे भी सवाल वही, कर्नाटक में चुनाव और बहुत गहमा गहमी, बिगड़े बोल की सियासत में फंसी बीजेपी कह रहा हूँ, यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, इसलिए क्योंकि आज विषकन्या, 2 दिन पहले दंगा, इससे पहले क्या क्या नहीं, लेकिन कल जब सांप की बात, जहर की बात आती है तो पूरा का पूरा कुनबा, पूरा कैबिनेट सामने आ जाता है। फर्क इतना है कि उसको बढ़ाने के लिए साथ में मीडिया है, लेकिन इधर दंगा वर्ड या विषकन्या वर्ड और ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्दों पर प्रतिक्रिया के लिए कोई सामने नहीं आता, मीडिया तो ऐसे भी नहीं। और ये बात खैर कांग्रेस को सोचने समझने की है। आप बताइए क्या कुछ आप देखते हैं। राजू जी, 2014 के बाद से भारत की जो राजनीति है उसमें से सदाशयता और शालीनता, इन दोनों ही तत्वों का पूर्णतः लोप हो गया है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उसका नेतृत्व जो है एक बहुत खराब किस्म की राजनीति, बहुत ही गलीज किस्म की राजनीति का जो निर्माण किया है वो देश की सत्ता चलाने वाली सबसे बड़ी पार्टी ने किया है। ये ज्यादा दुखद बात है, और यही सबसे बड़े खतरे की बात है कि उस ताकत, उसके पास इतनी बड़ी ताकत इस समय मौजूद है कि वो अपनी खराब से खराब चीजों को लोगों पर थोप सकती है, लाद सकती है, लेकिन हर अच्छी चीजों को कुचल भी सकती है। ये सबसे बड़ा खतरा जो है वो केवल, और मैं जब भी राजनीति पे बात करता हूं तो मैं उसको एक व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी देखने की कोशिश करता हूं। आज आप देखिए कि जो पूरा का पूरा सोशल मीडिया है, अब तो थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो पूरा का पूरा इसी तरह की, जिसको हम कहते हैं हेट स्पीच, हिंसा, नफरत, इन्हीं सब चीजों से भरा पड़ा है। और मुझे जो सबसे बड़ी चिंता है कि आने वाली जनरेशन, चाहे वो राजनीति में रहे चाहे न रहे, उसके ऊपर राजनीति जो है अपने अपने इन खराब विचारों को जिस तरीके से थोप रही है, ये ज्यादा बड़ा खतरा है। यही, और ये जो ओवरऑल जो जिस तरीके की राजनीति की रचना जो है भारतीय जनता पार्टी ने रची है, इसका असर हमें चारों ओर दिख रहा है। आज पूरी की पूरी कुछ चीजों का पूर्णतः विलोपन हो गया है, न केवल शालीनता और सदाशयता का। आप देखिए कि कार्यपालिका का ही विलोपन हो गया है। कार्यपालिका आपको कहीं भी काम करते नजर नहीं आ रही है। हर बात में जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट न कोई डायरेक्शन दे, या वो कोई संज्ञान न ले, या वो कोई आदेश न दे, तो लगता है कि इस देश में कोई चीज आगे बढ़ ही नहीं सकती। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है। अगर कार्यपालिका नहीं है तो क्या आप
सोच सकते हैं कि हर व्यक्ति क्या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है? हमारी प्रक्रिया जो है, कानूनी प्रक्रिया इतनी दुरूह है, इतनी जटिल है कि आप एक सामान्य कोर्ट के नोटिस को भी अगर आप जवाब देने में आपके हमारे हाथ जो है वो कांपने लगते हैं। ये तो बहुत अच्छा है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट जो है वो संवेदनशील है। आज के जो तीनों मामले आप देखिए, ये तीनों मामले क्यों हुए हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट तक आए हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट का बोझ बढ़ा रहे हैं? क्योंकि कार्यपालिका ने अपनी भूमिका ही नहीं निभाई। चाहे वो महिला पहलवानों का मुद्दा हो, चाहे अतीक वाला मुद्दा हो, या चाहे ये जो आपका जो तीसरा मामला हो, एक और मामला जिसमें हेट स्पीच के बारे में, हेट स्पीच के बारे में तो बड़ी सीधी सीधी संविधान में, कानून में, सब जगह बहुत सीधा सीधा उसके प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं। लेकिन कार्यपालिका अपनी जब आंख बंद कर लेती है, कानों को बंद कर लेती है, और हेट स्पीच के बारे में ये पिछले आप 5, 7, 8 सालों में देखिए किस कदर बढ़ा है वो, लेकिन कार्यपालिका कोई एक्शन नहीं लेती। तीसरा जो विलोपन हुआ है वो कानून का राज जो है भारत से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कानून जो है कुछ लोगों के मुट्ठी में कैद हो गया है। अगर आप सरकार के खिलाफ हैं, आपको न्याय नहीं मिलेगा। आप अगर सामान्य व्यक्ति हैं, आपको न्याय नहीं मिलेगा। आप महिला हैं, दलित हैं, कमजोर वर्ग के हैं, आदिवासी हैं, तो आपके लिए न्याय के दरवाजे इसलिए केवल बंद नहीं है कि न्याय बहुत महंगा हो गया है, इसलिए कि वहां तक पहुंचने का आपका रास्ता ही बंद कर दिया गया है। आप सोचिए कि कृषि कानून में, जब कृषि कानून के खिलाफ जब किसान बैठे थे तो उनको न्याय पाने में कितने तकलीफें हुई थी, कितने लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। 3 ऐसे कानून अगर उसे ही हटाने में 150-200 लोग मारे जाते हैं सड़कों पर, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति और क्या हो सकती है? लोकतंत्र रह कहां गया है? और सबसे अंतिम बात जो मुझे सबसे ज्यादा चिंतित करती है, जो चीज हमारे देश से खत्म हो रही है, वो है देश का जमीर, देश की आत्मा मर रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, कहां है वे सारी महिला सांसद, कहां है वह महिला के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, कहां है बहुत सारे एनजीओ, महिला आयोग है बहुत सारे राज्यों में। लेकिन अगर उस राज्य की महिला आयोग जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वो चूं तक नहीं करते हैं। वो कब सक्रिय होते हैं? जब किसी विपक्षी दल के व्यक्ति से कोई ऐसी गलती हो जाए या ऐसी बात हो जाए, तब महिला आयोग भी देखिए न्याय और अन्याय को लेकर इतना सेलेक्टिव हो गया है, मंत्री सेलेक्टिव हो गए हैं, अधिकारी सेलेक्टिव हो गए हैं। देश की जो आत्मा मर रही है, ये सबसे दुर्भाग्यजनक बात है। आप सारी चीजों को सुधार सकते हैं, सारी चीजें धीरे धीरे पटरी पर लौट आएंगी अच्छा शासन आने पे, लेकिन एक बार अगर देश का जमीर मर गया, देश की आत्मा मर गई, तो वापस इस देश में कानून का राज नहीं बन सकता। जिस न्यायपूर्ण समाज की हमने कल्पना की थी, जो हम स्थापित करना चाहते थे, वो न्यायपूर्ण समाज हमें मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आप हर रोज जो है वो न्याय को कुचल रहे हैं। और दुर्भाग्य यह है कि इसकी अगुवाई जो है बहुत खराब अगुवाई है, मतलब उसको कोई श्रेय देना नहीं चाहिए, ये उसको डिस्क्रेडिट है उसको, कि उसको सत्ता उसको प्रश्रय दे रही है इस न्याय को कुचलने की जो प्रक्रिया है उसको। राजीव जी, ये सबसे बड़ा खतरा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी बातें, अलग अलग उसके पहलू, अलग अलग आयाम, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देश की सियासत में जो कुछ चल रहा है, आखिर उसके पीछे क्या है, कौन सा बड़ा हाथ है। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, कर्नाटक के चुनाव को अब किस रूप में देखा जाए? क्या सब कुछ पैकअप, या 10 दिन में बहुत कुछ होना बाकी है अभी? अब राजीव जी 10 दिन में कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है जनता ने जो अपना मूड बना लिया है वो बन चुका मूड। अब चाहे मोदी जी गाली दे किसी को, चाहे मोदी जी गाली खाए, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वैसे भी ये 70 सालों में पहले और आखिरी प्रधानमंत्री हैं जो गली गली जाकर के गाली देते हैं और गली गली जाकर के गाली खाते भी हैं। दोनों काम करते हैं, भूतो न भविष्यति। मतलब ऐसी भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री करते ही क्यों है भाई? मतलब अब आप अमित शाह जी कह रहे हैं कि जितनी गाली दोगे मोदी जी को उतना कमल खिलेगा। इसका मतलब जो है, मुझे लगता है कोई षड्यंत्र मोदी जी को गाली दिलवाने का। क्या अमित शाह जी कह रहे हैं कि जितनी गाली मोदी जी को दोगे उतना ही कमल खिलेगा? तो इस तरीके की भाषा का निम्न स्तर राजीव जी जो है, असल में ये निम्न स्तर क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चेहरा यही है राजीव। क्योंकि अभी तक पूरी बहुमत के साथ सत्ता में आए नहीं थे, तो थोड़े से मुखौटे ओढ़ के रखते थे। जैसे अटल जी को मुखौटा बना के रखा हुआ था भारतीय जनता पार्टी ने, बकौल गोविंदाचार्य, मुख नहीं मुखौटा है अटल बिहारी वाजपेयी। तो अब वो मुखौटे लगाने की कोई आवश्यकता रह नहीं गई है, तो इसलिए वो मुखौटे होता है वो अपने असली रूप में सामने सब आ रहे हैं। तो इसलिए ये सब चलता रहेगा। अब खड़गे जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन अमित शाह ने जो है आज वो जबरदस्त तरीके से
कन्नड़ अस्मिता का अपमान किया और एक दलित राजनेता का राजनीति अपमान किया। ये दोनों अपमान जो है खड़गे ने आज किए हैं, और मुझे लगता है कि अगर शायद कांग्रेस के लोग इस बात को देखेंगे गंभीरता के साथ में कि किस तरीके से कन्नड़ अस्मिता का अमित शाह ने अपमान किया और किस तरीके से एक दलित राजनेता का जो बड़े संघर्षों के बाद उठ करके देश की सबसे पुरानी पार्टी के सर्वोच्च पद तक पहुंचा है, उसका अपमान जो है अमित शाह जी ने किया है। मतलब जितनी अमित शाह की उम्र है उससे ज्यादा तो खड़गे जी का अनुभव है राजनीति का, बस सदन के अंदर का अनुभव है। तो अमित शाह जो है वो क्या है, अपना दुनिया की कौन सी बड़ी तोप है जो किसी के लिए कुछ भी शब्द इस्तेमाल कर लेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसमें गंभीरता से अपने करना चाहिए, उनका सोचने का मसला है। हम लोग तो सिर्फ इसी पे चर्चा कर सकते हैं और इसी में विचार कर सकते हैं कि राजनीति का स्तर जो है किस तरीके से अमर्यादित हुआ जा रहा है, किस तरीके से अमर्यादित भाषा जो है वो राजनीति में इस्तेमाल की जा रही है। ये सब जनता भी देख रही है, ऐसा नहीं जनता नहीं देख रही है, जनता भी इसको बात को समझ रही है। मुझे लगता है कि जनता भी इसको अब देखेगी और समझेगी। अगर जनता को यही पसंद है कि राजनीति के अंदर यही होना चाहिए, इसी तरीके से जो है वो इसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, तो जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। और अगर जनता चाहती है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना हो, जनता के मुद्दों की बात हो, उसकी समस्याओं का हल हो, तो फिर जनता फिर भारतीय जनता पार्टी को कम से कम कर्नाटक में नहीं जिताएगी, क्योंकि जिस तरीके की भाषा वहां इस्तेमाल की जा रही है आज भी वो राजनीति में स्वीकार नहीं। और राजनीति क्या, अपने परिवार में भी कोई इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करेगा तो सुनना नहीं चाहेगा। तो कुल मिलाकर की ये स्थिति है। अब जो जिन बच्चियों की बात हो रही है, राजीव जी देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई, मुकदमा भी कायम नहीं हुआ, लेकिन इन लड़कियों के समर्थन में लखनऊ में जो छात्र धरना दे रहे थे उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा जो राम राज्य चल रहा है। अब अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि साहब वो जो कमेटी बनी थी उसके सामने ये खिलाड़ी आए ही नहीं, अपनी बात ही नहीं रखी। अरे भाई क्यों जाएंगे वहां अपनी बात रखने के लिए? मुकदमा जो है, मामला जो है वो आपराधिक है, कोई कमेटी के सामने चयन का मुकदमा थोड़ी है कमेटी के सामने जाएंगे जी। सवाल दिल्ली पुलिस से है कि उसने अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, और दिल्ली पुलिस ने अगर एफआईआर दर्ज नहीं की है तो फिर इसका आखिर किसका दबाव था? अब ये भी बात होनी चाहिए कि किसके दबाव में ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बताया जाता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है एक समय में मोदी जी से भी बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, और जब अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी तो पूरे पूर्वांचल में वही जो थे वो अडवाणी जी का रथ हाँकते थे, ब्रजभूषण शरण सिंह। ये बताया जाता है, पता नहीं क्या है, पुराने लोग जानते होंगे, लेकिन चर्चा रहती है कि वो समय जो थे वो सारथी जो थे हुआ करते थे अडवाणी जी की रथ यात्रा के पूरे पूर्वांचल में। मोदी जी से बड़े नेता थे उस समय, तब हो सकता है कि इसलिए वो ब्रजभूषण सिंह के ऊपर जो इतनी वो किया रही हो। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की एक मामले में राज्य की तारीफ करूंगा, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के साथ खुल के खड़ी रहती है, चाहे वो कुछ भी कुकर्म करके आ जाए। वो बिल्कुल नहीं डरती है कि जनता क्या सोचेगी, इसका परिणाम क्या निकलेगा, मुद्दा सही है या गलत है नहीं है, लेकिन वो अपने लोगों के साथ खड़ी रहती है। आप देखिए कि अगर मणिशंकर अय्यर ने कुछ कह दिया तो कांग्रेस ने निकाल के उनको बाहर कर दिया। यहां वो संदीप सिंह मंत्री बना हुआ कई साल से वहां हरियाणा में, चिन्मयानंद के ऊपर जो मुकदमा वापस ले लिया था उत्तर प्रदेश में, सेंगर के साथ किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी खुल के खड़ी रहती है, ब्रजभूषण शरण के साथ खुल के खड़ी हुई है। और तो और छोड़िए, मतलब ये जो लड़कियां बैठी हैं धरने पे, इनमें से अधिकांश तो जो है भारतीय जनता पार्टी की समर्थक है, और इनका चरित्रहनन जो है वो सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। तो यानी ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में भी आईटी सेल जो उतर गया है। अजय तो अब ये जो है नाम आप बोल रहे हैं, नहीं था, चीनी साहब भी खुल के खड़े हुए, चीनी साहब भी खुल के खड़े हुए और तमदारी साहब खड़े हुए। और इसीलिए जो ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते हैं, जैसा कि माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि ये यूपीए नहीं है कि जहाँ इस्तीफे होते हो, या कांड होते हैं, इस्तीफे नहीं होते। तो इस्तीफे और इसकी मुझे लगता है किसी को आशा नहीं करनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यशैली है, किसी को बुरी लग सकती है, मुझे अच्छा लगता है कि वो अपने लोगों के साथ खड़े रहते हैं। ठीक है, वो खड़े अपने आदमी के साथ में। अब जनता खिलाफ है, लोग खिलाफ है, वो खिलाफ, उन्हें क्या करना है, वो अपने आदमी के साथ खड़े। मुझे लगता है दूसरे लोगों को भी जो है ये चीजें समझ लेनी चाहिए किस तरीके से अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ जाता है। जी जी बिल्कुल। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, ये जो बिगड़े बोल हैं और जो बात यहाँ कह रहे हैं अमलेंदु जी, बहुत सटीक और बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ रख रहे हैं। इस सेंस में देखा जाए कि बीजेपी अपने लोगों के साथ, लोगों से मतलब कि उनके जो
खासकर अब अजय मिश्र टेनी की बात कर लें, या अभी सांसद महोदय जिनके खिलाफ लड़कियां जो हैं वो जंतर मंतर पे हैं, या तो प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसे भी नहीं बोलते हैं, कोई ट्वीट नहीं, कुछ नहीं, ऐसे तमाम मसलों पे उत्तर प्रदेश या देश में कहीं भी ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए, घटना हो जाए जिसमें उनके ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर आंच आने वाली बात हो, तो कोई ट्वीट हम लोग नहीं देखते हैं। बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हमने देखा चाहे कितनी सारी घटनाएं घटी जहां प्रधानमंत्री को संवेदना के 2 ट्वीट, 2 बोल बोलने चाहिए थे, नहीं बोले। और ऐसे में क्या माना जाए कि ऐसे बयान जो कांग्रेस की तरफ से या विपक्षी दलों की तरफ से आते हैं, उसको लपकना और उसको अपने लिए अपने चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाना, चुनावी फायदे में उसको लेके जाना, इस ताक में लगी हुई बीजेपी इस चुनाव में भी, कर्नाटक के चुनाव में भी अभी तक उसी कोशिश में लगी रही, जहां से एक जहर, सांप हैं, जहर हैं, जो भी कहा, या गुजरात के चुनाव में रावण कहा था खड़गे साहब ने, उन बातों को उठा करके ले आना, उछालना, यही एक मुद्दा बचा हुआ है। मैं मुद्दों पे आता हूँ, और क्या यही मुद्दा है? यहाँ पे अब धर्म, जाति, संप्रदाय, ये सारी जो बातें थी और इन सब बातों के इर्द गिर्द जो मुद्दे नाचते थे, घूमते थे, वो सब खत्म हो गए हैं। और अगर ये खत्म हो गया और अगर कांग्रेस के लोग भी चुप्पी साध लें, कुछ ना बोलें, तो फिर तो 2024 का चुनाव बिल्कुल वन साइडेड दिखाई देने वाला है, ये माना जाए, क्योंकि मुद्दे हैं नहीं। आप क्या बोलोगे, क्या दिखाओगे? आप अभी कर्नाटक में तो कुछ दिखा नहीं पा रहे हो। कर्नाटक में कह रहे हो कि उसकी सरकार अगर आ गई तो ऐसा होगा, आपकी सरकार है तो आप क्या कर लिए, ये तो आप बता नहीं रहे। तो किस रूप में देखा जाए, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? मैं क्षमा याचना के साथ, कल मैंने जो फोरकास्ट किया था कि बीजेपी को 50 सीट नहीं मिलेगी, अब मुझे लगता है उनको 10 सीट भी नहीं मिलेगी। उसका कारण मैं बताता हूं। मेरा सैंपल छोटा है। कोई भी पुरुष जिसकी मां हो, मां तो सबकी होती है, तो पुरुष हो या स्त्री हो तो मां तो सबकी होती है, जो नारी होती है, या बहन हो या बेटी हो, वो इन बेटियों के साथ जो घटना घटी है उसके बाद बीजेपी को वोट नहीं दे सकता। जिसकी मां, बहन, बेटी घर में हो, जो हिंदू समाज और समाज की हमारी जो परंपराएं हैं उसको पालन करता है, वो बीजेपी को वोट नहीं दे सकता। अपनी पत्नी से पूछा, 3-4 महिलाओं से पूछा, तो उन्हें उनका भी छोटा सा सैंपल लिया। कोई भी नारी वोट नहीं दे सकती बीजेपी को, जो देख रही है कि उसकी बच्ची जैसे बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है। अब दूसरी बात कहता हूं मैं आपसे, एक दुबे जी मारे गए थे, और दुबे जी की भतीजी, मतलब एक ऐसी भतीजे की पत्नी जिसकी शादी 1 महीने पहले हुई थी, खुशी दुबे जिसका नाम था, उसको 2 साल तक बेल नहीं मिलने दी गई थी, जबकि वो शादी होके आई थी। उसकी गुंडागर्दी से, दुबे जी के गुंडागर्दी से उसका कोई लेना देना नहीं था। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अगर दुबे होंगे तो मारे जाएंगे, सिंह होंगे तो नहीं मारे जाएंगे। और वो सिंह नहीं मारे जाएंगे जो ईस्टर्न यूपी के सिंह होंगे, जो वेस्टर्न यूपी के सिंह होंगे, मेरठ बुलंदशहर के, उनको मार दिया जाएगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूं, इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, क्योंकि ये बेटियां एक समाज से, जो वो समाज है राजीव जी, ये वो समाज है जो देश की शक्ति है। ये किसानी करता है, ये हल पकड़ता है, देश को अन्न खिलाता है। आज से 2 साल पहले भी इनको सताया गया था। इनको दिल्ली के चौराहों पे, किनारों पे तारों से बांध दिया गया था। और ये समाज वो है, आर्मी के अंदर सबसे ज्यादा अगर देखेंगे आप, यही समाज है जिनकी ये बेटियां हैं। तो इस समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो किसान वर्ग के साथ, जो कमेरे वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है, उससे बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है जो समाजवादी पार्टी और बाकी लोग आरोप लगाते हैं कि एक स्टेट विशेष और एक वर्ग विशेष को छोड़कर सबके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा। देखिए, वास्तविकता में जो कर्नाटक में हो रहा है, कर्नाटका में जो अमलिंदु जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। खड़गे जी का जिस प्रकार से इन लोगों ने अपमान किया, अमित शाह ने अपमान किया, मैंने सुना अपने कानों से, खड़गे कह के बुलाया उन्होंने पहली बार, फिर खड़गे जी कहा। खड़गे उनके पिता की उम्र के हैं और खड़गे तपे तपाए नेता हैं। उन्हें खड़गे कह के बुला के उन्होंने एक दलित नेता का नहीं, हमारे बुजुर्गियत का, हमारे जो सनातन परंपराएं उसका अपमान किया है। उनको क्षमा याचना करनी चाहिए। खड़गे जी 80 साल के
पुरुष है जिन्होंने अपने जीवन को तपाया है इस देश के लिए। उन्होंने धूप से तपे हैं, उन्होंने खड़गे कह के उनको पुकारा है, जी नहीं कहा है कि माननीय खड़गे जी नहीं कहा है, वो लीडर ऑपोजिशन है। अमित शाह को उनसे माफी मांगनी चाहिए। ये बात की बात है, सांप कौन है नागनाथ कौन है, लेकिन अमित शाह जो उन्होंने खड़गे जी का अपमान किया है, ये भारतीय समाज का अपमान है। और ये जो बेटियों के साथ हो रहा है, ये उस समाज का अपमान है जो समाज देश के लिए समर्पित है और सबसे ज्यादा समर्पित है। ये उस बेल्ट की बात मैं कर रहा हूं जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की बेल्ट है। और ये कमेरा वर्ग है, ये मेहनत करता है, ये भीख मांग के नहीं खाता। सेना में सबसे ज्यादा अगर लोग हैं तो इस वर्ग के हैं जिनके बेटियों का अपमान राजीव जी हो रहा है। जी बिल्कुल, जाट कम्युनिटी और हरियाणा के लोग या कुछ दिल्ली में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस स्पॉन्सर्ड पूरा का पूरा मामला चल रहा है। खैर सोचिए आप, कांग्रेस स्पॉन्सर्ड भी हो तो कोई लड़की अपनी इज्जत की बात लेकर जंतर मंतर पर बैठे, एक नहीं दो बार, और इस बार 6 दिन से बैठी हुई रहे, लड़कियां बैठी हुई रहें, तो फिर क्या कहेंगे? बात तो ज़रूर कुछ ना कुछ है। लेकिन इसमें अगर सियासत दिख रही हो जिन लोगों को, तो वो अपने परिवार में ज़रूर उन्हें झांकना चाहिए, क्योंकि उनके घर में भी माँ, बेटियां, बहन ज़रूर होंगी। खैर आगे बढ़ना चाहता हूं और आना चाहता हूं मीनू जी आपके पास ही। महिलाओं की अस्मिता की बात हो रही है और ख़ासकर महिला पहलवानों को लेकर के, और जो कुछ हुआ है उस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं और लगातार प्रोफेसर अखिल स्वामी जी उसकी चर्चा यहाँ ला भी रहे हैं और ज़रूरत भी उसकी है, क्योंकि खिलाड़ियों का एक अलग कहें तो एक वर्ग होता है जो समय समय पर अलग अलग खेल के जरिए हमारे देश के नाम को रोशन करता है। लेकिन उधर हमारे देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि नाम देश का एक ही इंसान रोशन कर रहा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उनका दुनिया में कितना सम्मान है अभी सुन लिया आपने। लेकिन उसी सम्मान की बात जब होती है तो खड़गे के बाद खड़गे जी निकलते हैं, पहले खड़गे निकलते हैं। खड़गे ने ऐसा बोला, जिसका जिक्र कर भी रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आप लोग सुन चुके हैं, जो साथी बाद में जुड़े हैं मैं दोबारा नहीं सुनाना चाहता हूं, आप रिवाइंड करेंगे, इस कार्यक्रम को पीछे लेके जाएंगे। सबसे शुरुआत में माननीय गृह मंत्री देश के अमित शाह जी की बाइट है, उसको सुन लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, किसकी बोली में कितने जहर हैं वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ जहरीले या बिगड़े बोल के नहीं, सवाल यहाँ सियासत की है का है। और सियासत के सवाल के बीच बात सियासत की, और उसके बीच हम सवाल ये समझना चाहते हैं, जवाब ये चाहते हैं मीनू जी, कि क्या आपको लगता है कि कर्नाटक का चुनाव, जिस सवाल के साथ अमलेंदु जी के पास आया था, उसको थोड़ा चाहूँगा आप आगे बढ़ाइए। एक पैकअप वाले उसमें आ गया है, मोड में आ गया है, क्योंकि जितने भी अभी तक सर्वे आए हैं, सारे सर्वे कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन सरकार कांग्रेस बीजेपी की नहीं बनवा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनवाए ना बनवाए, लेकिन बीजेपी की सरकार वहां नहीं बन रही है, ये सारे सर्वे कह रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस जिस प्रकार मेहनत कर रही है, देखिए आज राहुल गांधी वहां हैं, कल से प्रियंका गांधी फिर 2 दिन के लिए पहुंच रही हैं। 2 दिन पहले प्रियंका गांधी थी, 2 दिन के लिए राहुल गांधी गए, और बिल्कुल उस ढंग से समय का बंटवारा, दिन का बंटवारा हो चुका है। और ऐसे में प्रधानमंत्री की चुप्पी, और प्रधानमंत्री का अभी तक कर्नाटक नहीं जाना, जो दौड़ दौड़ के हर चुनाव में जाते थे, क्या मान लिया जाए पैकअप? जी राजीव जी, आपके ये कर्नाटक चुनाव से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगी महिला पहलवानों के संदर्भ में। इस सारे प्रकरण में जो हमारी भूतपूर्व चैंपियन है रेस की, जो ओलंपिक में भी वो काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, पीटी उषा की भूमिका बहुत अच्छी नहीं रही। उन्होंने इनफैक्ट वो क्योंकि भाजपा में शामिल हो चुकी है, तो उन्होंने भाजपा की लाइन को टो किया और उल्टे महिला पहलवानों में ही गलतियां निकालनी शुरू कर दी। अगर देखिए, वो महिला पहलवान, वो एक यहाँ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की वो अध्यक्ष हैं, तो उसको भी अगर मद्देनजर रखते हुए वो खुद महिलाओं से बात कर लेती, तो शायद बात उनको जंतर मंतर पे इस तरह पब्लिकली बैठना ना पड़ता धूप में, और ना इतनी कोर्ट को दखल देना पड़ता। उल्टे वो
महिला होते हुए वो केरल राज्य से आती है, वो राज्य जहां मातृ प्रधान समाज है, वहां माता से लीनिएज चलती है, उस समाज से आने वाली स्त्री और महिलाओं के प्रति ये नजरिया रखने लगी हो तो समझ में आता है कि कोई एक विचारधारा व्यक्ति के दिमाग को कितना दूषित कर सकती है, कलुषित कर सकती है। ये मेरा उसके बारे में कहना था। दूसरी बात, आपने कर्नाटक के बारे में बताया, वो मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि उसमें एक लाइन जोड़ देना चाहता हूँ, एक लाइन जोड़ देना चाहता हूँ। वो अपने आप को केरल की मुख्यमंत्री उम्मीदवार समझ रही हैं, ये चर्चा भी चल रही है, तो फिर ये तो लाजिमी है बोलना। तो लेकिन उनको भी शायद उनको भी समझ में आ गया है कि जितना जिसको कहते हैं कि बुलशिट बक, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बकोगे उतना आपका एलिवेशन होगा, आप उतना ऊपर एक एक सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। तो वो उनको शायद पीटी उषा, लेकिन मुझे बड़ी निराशा हुई उनके इस स्टेटमेंट से, और ये होता ही है क्योंकि जो भी जाता है आप देखिए कि अच्छे से अच्छे दिमाग होगा वहां पे मटिया मेट हो गया है जो उस विचारधारा के तरफ गए हैं, इस अपनी आरएसएस की विचारधारा के। तो ये पीटी उषा की बात थी। मैं अब कर्नाटक के चुनाव में ये है कि देखिए कर्नाटक के चुनाव में आज भी जो भीड़ की जो ऊर्जा थी, जो वहां पे जनसैलाब उमड़ा हुआ था, उसकी जो ऊर्जा थी वो बड़ी पॉजिटिव लग रही थी कांग्रेस की तरफ। क्योंकि देखिए वो एक ऊर्जा होती है, एक तो होती है भीड़ की लाई हुई है, चल रही है जी, साथ में साइड में खड़ी हो गई, झंडियां दिखा रही है और झंडे लहरा रही है या कुछ। यहाँ पे वो दिल से आवाजें आ रही थी, आप उसमें बैकड्रॉप में सुनेंगे तो लोग नारे लगा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, छतों के ऊपर चढ़े हुए हैं, मतलब कहाँ नहीं चढ़े हुए हैं लोग। एक जिसको कहते हैं कि बहुत जबरदस्त लोगों में उत्साह है, और उसमें लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी याद कर रहे हैं, क्योंकि आप याद रखिए बेल्लारी में भी बहुत बड़ी सभा हुई थी उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। और देखिए मैं तो ये कहती हूँ कि कांग्रेस जब भी संकट में आई है, कर्नाटक ने हमेशा कांग्रेस को उभारा है संकट से। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये तीसरा मौका होगा, पहले इंदिरा जी को, उसके बाद सोनिया जी का, और अब पूरी कांग्रेस को ही शायद एक बहुत बड़ा पुश कांग्रेस से मिलने वाला है। और वो चीजें यहाँ दिखाई भी दे रही है। अभी जैसे आपने अमित शाह जी का बताया, तो अब उनको क्या होता है कि इस तरह के जो गालीबाज होते हैं उनको जब तक खुद दे रहे हैं गालियां तो उनको एहसास नहीं होता कि हमारी भाषा कहाँ जा रही है, लेकिन जैसे ही सामने से वापस आता है पत्थर तो वो बड़ी तेज लगता है उनको। अब देखिए इसमें व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो आप फेंकेंगे बाहर वही आपकी तरफ वापस आएगा। और आपको तैयार रहना चाहिए, अगर आप किसी के लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं, तो आपको भी तैयार रहना चाहिए। मैं किसी की आलोचना होगी और करते होंगे लोग, लेकिन क्या होता है, हम इतने ब्रॉड माइंडेड हैं, मैं इतनी ब्रॉड माइंडेड हूं कि समझती हूँ कि सामने इस तरीके से भी कर सकता है, लेकिन ये लोग नहीं समझते। ये इतने आत्ममुग्ध लोग हैं अपने नेता की तरह कि इनको बस अपना ही अपना सूझता है। अब आप देखिए ना, जो प्रशांत जी ने बात की वो आत्महत्या वाले प्रसंग की, मतलब क्या जरूरत थी, एक अर्णब गोस्वामी हिंदी बोल रहा था तो आपको आत्महत्या का ही प्रसंग मिला था उसमें कोट करने के लिए, और उसमें न केवल अर्णब गोस्वामी अपने दांत दिखा रहे हैं, उस वक्त पूरे भीड़ वहां हंस रही है, मतलब समाज की संवेदनाओं को कुंद कर दिया इस व्यक्ति ने। आप ये देखिए, आप इसी तरह की एक इन्होंने मजाक उड़ाया था डिस्लेक्सिया के पेशेंट्स का, उसमें भी इसी तरह, और बच्चे थे वहां, तो स्टूडेंट्स थे, वो भी हंस रहे थे। तो क्या होगा इस देश का, जहां मतलब और बातें करते हैं कि पूछते हैं वो कि कांग्रेस ने क्या किया दिव्यांगों के लिए। अरे जितने भी दिव्यांगों के लिए जो विकलांगों के लिए जितने भी कानून बने हैं, एक्ट्स बने हैं, वो कांग्रेस के राज में बने, उनमें से अधिकतर बहुत कुछ किया है कांग्रेस ने विकलांगों के लिए। और आपने क्या किया, बस दिव्यांग नाम दे दिया उनको, वो भी बिल्कुल गलत। अगर वो उनका अंग दिव्य ही होते तो वो इतने मोहताज क्यों होते? आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं उनको दिव्यांग कह के। तो ये तो बिल्कुल संवेदनहीनता का स्तर जो है, एक तरफ राजीव जी एक तरफ लड़े क्या इन लोगों से, धर्म के मोर्चे पे लड़े इनसे, समाज के मोर्चे पे लड़े इनसे, भावनाओं के मोर्चे पे लड़े इनसे, कौन से किस मोर्चे पे लड़ा जाए? एक पूरी आर्मी चाहिए इनसे लड़ने के लिए। तो जी बिल्कुल, ये तो नाइलाज है, ये लोग इनकॉरिजिबल ऐसे लोग हैं जिनका कोई सुधार हो ही नहीं सकता।
जी जी राजीव जी। संवेदनाएं जब खत्म हो जाएं तो ऐसे बयान, ऐसे चुटकुले सामने आते हैं। लेकिन मीनू जी, आपके बारे में हमारे कई दर्शक पूछ रहे हैं कि आपके पीछे जो बैकड्रॉप था, हम देखेंगे फैज़ साहब का, फैज़ अहमद फैज़ का जो नज़्म आपके की 2 लाइन, 2 शब्द जिसके, वो आपने हटा दिया है। तो कई लोग पूछते हैं कि आखिर मीनू जी ने क्यों हटा दिया। उससे एक आपकी जो छवि है ऐसे भी बहुत अच्छी वो है और उसमें और भी निखार आता है, तो उसको लगा लीजिए। कई मोदी जी कहते के डर हैं, से हटा कुछ दिया। कहना चाह रही हैं आप मीनू जी? जी, मोदी जी के डर से हटा दिया मैंने वो, कि कहीं सवाल ना आ जाए, सीवी आ जाए तो सत्यपाल मलिक के पास आ सकती है, तो मेरे यहाँ भी आ सकती है। लेकिन आईआईटी ये तो कानपुर मैंने में आपको याद होगा मीनू जी, आईआईटी कानपुर में कुछ बच्चे ये नज़्म उस समय, आज से 4 साल पहले जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, तो ये नज़्म गा रहे थे, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ था। लाजिम है कि हम भी लगाऊंगी मैं देखेंगे। राजीव जी, दोबारा वो मिलेगा उसका जरा मेरा तो डरिए कुछ नहीं। आइडिया राहुल गांधी करना ने है एक बहुत शानदार नारा दिया है, डरो मत। उस नारा को आगे बढ़ाना चाहिए। कोई भी हो, अगर मोदी जी ऐसा नारा देते तो उस नारे को भी आगे हम बढ़ाते, लेकिन मोदी जी ने ऐसा नारा नहीं दिया। मोदी जी डराने वाली राजनीति कर रहे हैं, इसलिए। खैर, प्रशांत टंडन जी बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बहुत कुछ आपके पास रहता है पिटारे में। प्रशांत जी, बिना किसी सवाल के सीधे आपके पास, आपके कमेंट के लिए। नहीं, मैं गुजरात से जरा उत्तर प्रदेश चला जाए, क्योंकि आपने शुरुआत में चर्चा की थी उनकी और उस पर बात नहीं हो पाई। देखिए, वो हेडलाइन मैनेजमेंट की बातें चलती हैं, अतीक अहमद आ गए तो सतपाल मलिक पीछे चले गए, फिर किसी ने सीबीआई का नोटिस सीबीआई ने भेज दिया तो सतपाल मलिक वापस खबरों में आ गए। इसी हेडलाइन मैनेजमेंट के दौर में एक जो नया कुछ हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश की एसआईटी ने संजय सिंह या संजय, क्या नाम है उनका, संजय कुमार सिंह को, जो ये ठग है, जो ईडी से मुकदमा छुड़वाने के लिए पैसे ले रहे थे, उनके खिलाफ एसआईटी ने उनको पकड़ा है और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। ये मामला बहुत आगे जाएगा। वो जो ये महाठग हैं सो कॉल्ड, देखिए, इनका भी जो उदय है वो गुजरात में हुआ था जी। और ये गुजरात के वाइब्रेंट गुजरात का इनको अवार्ड भी मिला था, इनकी कंपनी को। इनके प्रधानमंत्री के साथ, बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें हैं और ये जो सत्ता के या गलियारों में सुनाई पड़ता है, उसको तस्दीक करता है उसकी, कि लखनऊ और दिल्ली के बीच में कुछ ठीक नहीं है। वो 500 किलोमीटर की दूरी थोड़ा बढ़ रही है। तो ये भी खबर एक है जिसपे कि नज़र रहनी चाहिए कि ये मामला बढ़ेगा और ये भी दिल्ली तक आएगा, जैसे अडानी आया और जैसे सतपाल मलिक आए। तो ये संजय सिंह का भी मामला आएगा आगे तक, संजय शेरपुरिया का, हाँ, संजय शेरपुरिया का मामला भी आएगा दिल्ली तक। तो एक तो ये है। दूसरा, देखिए, गुजरात कह रहा हूँ, कर्नाटक में देखिए जो सर्वे आया है वो बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात कर रहा है। मतलब वो पिछली बार कांग्रेस को 80 सीटें आई थी, इस बार वो 132-140 के बीच में कह रहा है और बीजेपी को 57 से 65 के बीच में कह रहा है। अगर ये सर्वे सही साबित होता है तो यहां से बीजेपी की राजनीति ही बदल जाएगी और जो बहुत बातें अंदर सुनाई देती हैं कि क्या ये पीएम कैंडिडेट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बहुत से लोग बीजेपी में इंतजार कर रहे हैं कुछ बोलने को। तो हो सकता है कि जुलाई अगस्त तक हमको बहुत सारी बातें सुनाई देनी लगे, जैसे अभी सतपाल मलिक बोले हैं और लोग भी बोलने लग जाएंगे।
तो कर्नाटक के नतीजे अगर जैसा सर्वे है वैसे नतीजे आ गए तो बीजेपी की राजनीति एकदम एक नए मोड़ पर आएगी, जो मुझे लग रहा है। राजीव जी, जुलाई अगस्त का नाम आप बार बार ले रहे हैं प्रशांत टंडन जी, और जुलाई अगस्त में ज़्यादा दिन नहीं है, लेकिन उससे पहले 13 मई है। और कल अमलेंदु उपाध्याय जी 13 मई के लिए एक नारा जो आजकल सोशल मीडिया में गूंज रहा है, वो नारा यहाँ उसको दोहरा रहे थे कि 13 मई भाजपा गई। ये कांग्रेस के लोग वहाँ कह रहे हैं और कांग्रेस समर्थित लोग कह रहे हैं, और जो जिस लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात आप कर रहे हैं और जो सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे यही बता रहे हैं। 132 से 140 सीटें अगर सर्वे में, और 50 के लगभग 50 से 60 के लगभग कांग्रेस बीजेपी को, और राहुल गांधी बार बार, आज ही राहुल गांधी की एक लंबी मेगा रोड शो था उनका, और उस रोड शो में राहुल गांधी कई जगह रुक रुक करके जैसे नुक्कड़ सभाएं करते हैं वैसे सभाएं कर रहे थे। हम लोगों ने पहले सोचा कि उसको लाइव करें, लेकिन थोड़ी देर 5-7 मिनट राहुल गांधी का भाषण होता है, फिर वो आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर आगे जाते हैं, फिर वहाँ भाषण देते हैं। तो ये भी एक बहुत शानदार तरीका है जो अभी तक पिछले 8-10 साल की राजनीति में हमने नहीं देखी। और लेकिन अब वो तरीका हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी कर्नाटक को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। और अगर कर्नाटक को सीरियसली ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसकी हवा उत्तर भारत तक आएगी, और साथ में उत्तर भारत तक पहुंचने से पहले महाराष्ट्र है, जिसकी चर्चा बार बार कर रहा हूं। महाराष्ट्र हर तरह से, धनंजय जी, महाराष्ट्र हर तरह से देखा जाए, बीच बीच में कभी उद्धव ठाकरे की बात आ जाती है, कभी शरद पवार जी की बात आ जाती है, और इन दोनों के बीच शिंदे साहब जो हैं उनकी बात तो आती ही रहती है। शिंदे अभी चूंकि सरकार में बैठे हुए हैं, इसलिए भी क्या लगता है कि अगले जिस बात का जिक्र यहाँ कर रहे हैं कि जुलाई अगस्त तक बहुत कुछ चेंज होने वाला है, उसमें एक सूत्रधार की भूमिका में महाराष्ट्र भी रहेगा क्या? कर्नाटक चुनाव से आगे अगर बढ़ते हैं हम, तो थोड़ा कर्नाटक और थोड़ा महाराष्ट्र। देखिए, मैं एक बात जो आपने कही कि राहुल गांधी कर्नाटक को लेकर के सीरियस हुए हैं, मैं कहूँगा कि राहुल गांधी आज सीरियस नहीं हुए हैं, पूरे देश को लेकर के सीरियस हैं, देश के संविधान को लेकर के सीरियस हैं और देश की जनता को लेकर के सीरियस हैं। और ये तालाबंदी के समय भी हमने देखा था, बहुत सीरियस थे लोग, भले मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन हम उनके ट्वीट पढ़ते थे, जिस तरह से बोलते थे। अभी भी हमारे फेसबुक पे डेली उनके पेज हमने लाइक किया हुआ है, तो डेली हमारे पास आते रहता है किस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं, किस तरह से वो बात कर रहे हैं। और लगातार उनको भरे देश के लोगों या मीडिया ने या देश के कुछ लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया, उनका मजाक उड़ाया, लेकिन राहुल गांधी ने लगातार देश को बड़े सीरियसली तरीके से लिया, बड़े गंभीर तरीके से लिया। और नीतीश कुमार जिस तरह से आज साथ खड़े हुए हैं कांग्रेस के, तो उसी गंभीरता की वजह से खड़े हुए कि राहुल गांधी ने, आप याद कीजिए राहुल गांधी से पहले, पदयात्रा से पहले क्या छवि थी कांग्रेस की, कांग्रेस किस तरह से मूव कर रही थी, और उसमें लग रहा था कि कोई नेता है ही नहीं, जिसको मन है जो बोल रहा है। और राहुल गांधी का मजाक जो है कांग्रेसी भी उड़ा रहे थे। वो G23 था, तो ये पता नहीं क्या क्या लोग थे, वो सब काम कर रहे थे, और सबकी अलग अलग भाषा थी। बीजेपी तो अपने रंग में थी ही, प्रधानमंत्री भी तब जो है एकदम तेज के साथ चल रहे थे, एकदम सूरज की तरह दमक रहे थे। लेकिन राहुल गांधी की भारत यात्रा के बाद जो परिवर्तन आया, जो नई सुबह आई, उसने लगातार जो है अपनी तेजस्विता बढ़ाई है। और कर्नाटक का चुनाव जो है उसकी पहली जो है, कहिए कि पहला फूल है, पहली धमक है, पहली चमक है उस तरीके की कि राहुल गांधी जो है देश उनमें संभावनाएं देख रहा है। राहुल गांधी को संविधान में यकीन था, राहुल गांधी को जनतंत्र में यकीन था, राहुल गांधी को देश की जनता में यकीन था। लेकिन अब देश की जनता ने भी यकीन कर लिया राहुल गांधी में कि राहुल गांधी है जो देश को वापस सही रास्ते पर ला सकता है। जिस रास्ते पे नेहरू गांधी लेके गए थे, जिस रास्ते पे कांग्रेस लेके गई थी, और जिस रास्ते से भटकाया था मोदी जी ने। अब कई लोगों को तो आपको मालूम है कि कई लोगों का मानना है कि जो है 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ। ये भी मीनू जी कह रही थी कि कई लोग, मोदी जी ही पूछ रहे हैं कि उसके पहले क्या था, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया था, मोदी जी ही पूछ रहे थे। लेकिन मीनू जी, सवाल ये है, जब आप पढ़िए लिखिएगा तब न कुछ जानिएगा।
पढ़िएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा हमसे पहले क्या था। अब मैं बताऊं कि हमारे गांव का हमारा पड़ोसी जो है पढ़ा नहीं, वो कुदाल चलाता रह गया बचपन से आज तक, और मैं पढ़ करके मुंबई आया, पटना आया, बम्बई आया। तो आज देखिए मैं राजीव जी की टीवी पे आ रहा हूँ, गांव में लोग बैठ के देख रहे हैं, और जो नहीं पढ़ा उसकी बीवी भी देखने को तैयार उसको नहीं, क्योंकि उसके 16 बच्चे हैं। अब 16 बच्चे हैं तो कितना परेशान होगी सोच लीजिए। हमारा तो एक ही लड़का है। तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है मीनू जी। जब तक पढ़ाई लिखाई ना हो, आपको न देश का अतीत पता चलता है, न वर्तमान पता चलता है, और न भविष्य पता चलता है। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या जो नेतागण हैं, वो डिग्री पे कहाँ बात करते हैं, वो पढ़ाई पे कहाँ बात करते हैं। वो तो जो है नारों में विश्वास करते हैं और कहते हैं कि हम इतिहास बदल देंगे। सच को कैसे बदलो? जहां आप थे नहीं वहां कैसे प्रकट होगी? जो जहां था उसको कैसे हटाओगे? क्योंकि देखने वाले सिर्फ आप तो थे नहीं। अब जो है कबूतर अगर आंख मूंद ले तो क्या बिल्ली गायब हो जाएगी? तो ये जो स्थिति है देश की, राजीव जी, महाराष्ट्र जो है सूत्रधार है। इस तरह से कह सकते हैं कि महाराष्ट्र ने ही पहली बार जो है ये मोदी जी को या बीजेपी को बताया था कि आप सर्वशक्तिमान नहीं हो। उस समय तो मोदी जी का एकदम जलवा चल रहा था, और बीजेपी शिवसेना के साथ जीत करके आई थी और बहुमत में थी, दोनों पार्टियां मिलती थी। लेकिन उद्धव ठाकरे जिस तरह से खिलाफ खड़े हुए और फाइनली उद्धव ठाकरे बीजेपी को छोड़ करके महाविकास आघाड़ी में आए, कांग्रेस एनसीपी के साथ आया और सरकार बनी, उसको आप हल्के में मत लीजिए। शरद पवार ने बहुत बड़ा खेल किया था, और उस खेल का नतीजा है कि तब लगा लोगों को कि कोई है जो चुनौती दे सकता है। तो महाराष्ट्र ने चुनौती देने का काम किया। शिवसेना को उठा ले आना वहां से मजाक की बात नहीं है। नीतीश कुमार तो आते जाते रहे, नीतीश कुमार तो पहले भी आए थे, नीतीश कुमार की अपनी रणनीति, अपनी राजनीति रही। लेकिन शिवसेना जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति करती रही 90 के बाद, उससे छीन करके ले आना। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने शासन चलाया 2.5 साल, धर्मनिरपेक्ष शासन का बड़ा उत्तम नमूना है। भारत के संविधान के अनुसार जो शासन होना चाहिए उसके अनुसार उत्तम नमूना है, और मुस्लिम तक उसकी तारीफ करते हैं। अभी मैं पिछले दिनों अशोक चौहान जी, पूर्व मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के रहे, उन्होंने तारीफ की कि जितना बढ़िया उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री का काल दिया कि चर्चा का विषय। तो शरद पवार जो किया वो बता दिया था उस वक्त। और महाराष्ट्र आगे भी महाविकास आघाड़ी जो है तैयार खड़ी है लोहा लेने के लिए बीजेपी की। और बीजेपी जो है अभी बड़ी संकट में है महाराष्ट्र में, जान लीजिए। संकट ये है कि जिस शिंदे को लेकर के आए थे, वो शिंदे ही उनके गले का फांस बनने जा रहे हैं। अभी शिंदे से अनवर की बात शुरू हो गई है, 4 दिन से अपने गांव में है। हालांकि लोग, बीजेपी के लोग ही पर्दा डाल रहे हैं कि नहीं नहीं, क्या वो नहीं जा सकते, वहां से भी सारी चीजें हो सकती है, इंटरनेट का जमाना है, फोन का जमाना है, फलाने का जमाना है। लेकिन सच्चाई जो छन के आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आने वाला है उसके पहले से तैयारी की जा रही है। दूसरी बात, जिस बात को लेकर के शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था कि इससे शिवसेना कमजोर होगी, उद्धव ठाकरे कमजोर होंगे और हिंदुत्व का झंडावरदार जो अकेले बीजेपी होगी, मोदी जी होंगे, वो नहीं हो पाया। शिंदे वो लाभ नहीं दे पाए। अब लग रहा है कि अरे यार, ये फडणवीस को भी हमने नीचे कर दिया, कुछ मिला भी नहीं। मोदी जी क्या कहते हैं, शिवसेना का जो प्रमुख है उद्धव ठाकरे, उनके साथ सिंपैथी वोट भी चला गया। तो कुल मिलाकर के पूरी कवायद जो बीजेपी को लग रही है कि गड़बड़ कवायद हो गई। तो अब फिर से उसको ठीक करने में लग रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता अब ठीक होने वाला है, क्योंकि कर्नाटक की जो हवा है ना, वो महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र तो उसके बगल का स्टेट है ना। जब बिहार में कर्नाटक की हवा पहुंच गई, कश्मीर में पहुंच गई, तो कर्नाटक के तो बगल में है महाराष्ट्र। यहाँ तो आंधी चल रही है, और ये आंधी जो सुप्रिया सुले ने कहा था कि बम फटने वाले हैं या क्या फटने वाला है, कुछ देर वेट कीजिए, तो अभी वेट कीजिए जी। तो वो विस्फोट होने वाला है, तो विस्फोट अभी होगा, और विस्फोट बड़ा जबरदस्त होगा। और एक और बात कह दूं कि शरद पवार ने जो कहा कि रोटी को उलटना पलटना चाहिए, उसका बड़ा गंभीर अर्थ, और वो अर्थ जो है ये गोदी मीडिया उसका कुछ और निकाल रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ 2024 में दिखाई पड़ेगा। जी राजीव जी, शरद पवार एक अहम भूमिका में नजर आएंगे आने वाले समय में। लेकिन उससे पहले जो कुछ चल रहा है, और 13 मई के बाद क्या देश की राजनीति में जबरदस्त बदलाव देखेंगे हम? क्या देश की राजनीति में और खासकर भाजपा की राजनीति में कुछ बदलाव देखने वाले हैं? इंतजार कीजिए, शायद आप देखेंगे।
आना चाहता हूं जल्दी अमलेंदु उपाध्याय जी और दीपक पासपोर्ट जी आप दोनों के पास और क्लोजिंग कमेंट के लिए। पहले अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, किस रूप में अब देखा जाए, बहुत कुछ हम बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा संजय शेरपुरिया के बारे में अभी कह रहे थे प्रशांत टंडन जी। संजय शेरपुरिया यहाँ दिल्ली में जो 500 किलोमीटर की दूरी है लखनऊ और दिल्ली की, और आजकल तो शताब्दी नहीं, शताब्दी की जगह पे अब एक दूसरी ट्रेन वंदे भारत का नाम ज़्यादा रोशन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या ये उस पर सवार होने वाले हैं? अमलेंदु जी, संजय शेरपुरिया वंदे भारत पर सवार होकर दिल्ली पहुंचने वाले हैं क्या? दिल्ली की सियासत और वाईफाई यूज करते थे पीएमओ का। अब देखिए राजीव जी, पीएमओ जो है वो सर्वसुलभ है। अब पीएमओ संजय शेरपुरिया के लिए भी उपलब्ध है। पीएमओ जो है वो पटेल जो है, क्या था वो जो जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया, उसके लिए भी उपलब्ध है। तो इतना जो है वो सर्वसुलभ पीएमओ कभी नहीं रहा 70 सालों में। तो जनता के लिए देखिए कितना खुला हुआ है पीएमओ एकदम। कोई भी जाए वहाँ का वाईफाई यूज कर ले, कोई भी जाए पीएमओ से चिट्ठी लेकर के जाए, जेट प्लस की सिक्योरिटी ले ले और कश्मीर में घूमे जा करके ईडी से जो है वो मामले बंद कराने के लिए सौदेबाजी करते रहे। तो इतना अच्छा पीएमओ, खुला हुआ पीएमओ कभी नहीं रहा 70 सालों में जितना अब है। तो इसके लिए बधाई बनती है मोदी सरकार को राजीव जी, कुल मिला करके। वैसे जो आप वंदे भारत ट्रेन की बात कर रहे हैं राजीव जी, ऐसी मुझे लगता है शायद कोई भी वंदे भारत ट्रेन नहीं है जिसका उद्घाटन हुआ हो और हफ्ते तो हफ्ते में उसका कोई एक आध एक्सीडेंट ना हुआ हो। आप देखिए आपको रोज कोई ना कोई खबर पढ़ने को मिल जाएगी कि वंदे भारत का कल ही उद्घाटन हुआ था, आज भैंस से टकरा गई, कि आज वंदे भारत पे किसी ने पत्थर फेंक दिया, कि वंदे भारत का जो आगे का मडगार्ड गिर गया। ये खबरें जो है आपको रोज पढ़ने को मिल जाएंगी। आप अब तक उठा करके देख लीजिए कि जब से पहली वंदे भारत शुरू हुई और अब तक जितनी है खबरें उठाकर देखिए, मुझे लगता है इस पर पूरी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। हम लोग भी तैयार करेंगे कि अब तक जो है वंदे भारत ट्रेन जो है वो कितनी जो है वो एक्सीडेंट का शिकार हुई। तो अब ये राजीव जी पता नहीं ये क्या है, ये किसके कर्मों का फल है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब वो दाम गिरे थे डीजल पेट्रोल के, कि उनकी वजह से जो है उनके भाग्य की वजह से गिरे हैं। तो ये किसकी वजह से वंदे भारत ट्रेन के जो हो रहे हैं ये सब तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग सब उसमें विश्वास नहीं करते हैं। अंधविश्वास जो है जिस तरीके के उसमें नहीं करते हैं। लेकिन ये चिंता का विषय तो होना चाहिए कि इतनी जो है वो वंदे भारत ट्रेन जो है वो उनके एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजीव जी अब जो मतलब असली बात जो है वो ये है कि इस सरकार की सारी नीतियां जिस तरीके की हैं और जिस तरीके से कहा जाए कि भ्रष्टाचार जो है वो इसके रग रग में जो दिखाई पड़ने लगा है, वो जनता के बीच वो चीजें सब आने लगी सामने, खुलकर के आने लगी। पहले तो सिर्फ बातें होती थी, लोग समझते थे विपक्ष आरोप लगा रहा है, क्योंकि विपक्ष का काम है मोदी जी पे आरोप लगाना, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है इसलिए उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष लगाता रहता होगा आरोप, ठीक है भाई, विपक्ष का काम है तो आरोप लगाना। लेकिन अब जनता जब त्रस्त हो रही है और इस तरह की चीजें सामने आ रही है तब जनता को मुझे लगता है भरोसा होने लगा है कि यहाँ तो भ्रष्टाचार जो है वो उसकी गंगोत्री यहीं से निकलती है, ऐसा लगता है। अब ये देखना होगा, अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, किसी ने कोई खबर की कटिंग लगाई हुई थी, पता नहीं वो सच है गलत, मैं उसका जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर मैंने देखी कि जो दुनिया की 4 सबसे भ्रष्ट पार्टियां हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो शामिल है उसमें। यह है उस खबर में ये दिखाया गया। आप पता नहीं ये सच है या गलत, मैं नहीं कह सकता, मतलब वो CNN के हवाले से कोई खबर बताई गई है। तो अब वो अगर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है तो इसके लिए फैक्ट चेकर्स जो उनको करना चाहिए ये फैक्ट चेक ठीक है कि नहीं है, लेकिन फैक्ट चेक करना चाहिए। लेकिन ये मतलब वायरल हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है वायरल और लोग उसको शेयर कर रहे हैं राजीव जी, तो कहीं ना कहीं जो है जनता के बीच में कोई ना कोई मसला तो है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये चिंता करने की विषय है, हम लोग चिंता का विषय नहीं है। जिस तरीके से हम लोग कहते हैं कांग्रेस को अपना चिंता करने का विषय है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपना चिंता करना है, क्योंकि राजनीति उन्हें करनी है, सत्ता में उन्हें ही आना है, सत्ता में उन्हें ही रहना है। हम लोगों को जो है बैठ के विश्लेषण करना है, ये होंगे तब भी विश्लेषण करेंगे और वो होंगे तब भी विश्लेषण करेंगे राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो भ्रष्टाचार भी सबसे ज़्यादा होना ही चाहिए, क्योंकि पार्टियां करती हैं भ्रष्टाचार, इसलिए। और ये राजनेता कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके शब्द उधार ले रहा हूँ। डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी, क्लोजिंग किस रूप में देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, कर्नाटक का जो चुनाव है इसको इस मायने में भी देखा जाना चाहिए कि अब जो भारत का जो राजनीतिक विमर्श है वो धीरे धीरे अपनी पुराने पटरी पर जा रहा है। पुरानी पटरी मतलब कौन सी? जहां पर धर्म को जो है वो एक तरह से अलग रखा गया था। आप याद कीजिए
कि जब कमंडल के खिलाफ मंडल आया, उसके बाद फिर न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर लाया वीपी नरसिम्हा राव ने, उसके बाद कुछ शॉर्ट टर्म में चंद्रशेखर आए, एच.डी. देवेगौड़ा आए, इंद्र कुमार गुजराल आए, इन्होंने उस अलग धर्म और राजनीति को अलग अलग रखने का जो सिस्टम था उसको बरकरार रखा था। यहां तक कि कुछ समय तक अटल बिहारी वाजपेयी भी आए, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा बहुत बड़ा मिक्सअप नहीं किया, बहुत बड़ा घालमेल नहीं किया, जो घालमेल आज हम पिछले 8-9 सालों से देख रहे हैं। उसके बाद तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, उन्होंने तो पूरा का पूरा ध्यान अपना जो है सारी इकोनॉमिक जो ये है मुद्दे हैं उसी पर रखा हुआ था। कर्नाटक के चुनाव से फर्क ये पड़ेगा कि हमारी राजनीति जो है वो वापस उसी दिशा में जाएगी जब जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उसे ही प्राथमिकता दी जाती थी, वरीयता दी जाती थी। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हारती है तो इसका मतलब ये होगा कि जनता जो है वो धर्म को राजनीति में नहीं शामिल होने देना चाहती। जिस हिसाब से यहाँ पे टीपू सुल्तान का मुद्दा हुआ, हिजाब का हुआ, उसकी अगर डिफीट होती है तो भारतीय राजनीति जो है वापस जन सरोकार के मुद्दे पर लौटेगी, जो 2024 में रिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि इस चुनाव के बाद जहां जहां और चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी गुंजाइश नहीं बचती कि वो राजनीति में फिर से धार्मिक मुद्दों का घालमेल कर सके। दूसरा, कर्नाटक में जो भारतीय जनता पार्टी की हार या जीत जो है वो ये भी तय करेगी कि भारत की जो जनता है वो केंद्रीकृत शासन प्रणाली और संघवाद इन दोनों के बीच किसको चुनती है। और तीसरी और अंतिम बात जो है इसके आगे जो है 2024 का जो चुनाव होगा तब तक जो है पूरे के पूरे देश में एक वही पुरानी राजनीति फिर से लौट आएगी जो हम 2014 के पहले देखा करते थे। इसलिए कर्नाटक के चुनाव मेरे लिए बहुत दिलचस्पी का विषय है और मैं उसके प्रति बहुत ही आशान्वित हूँ कि भारत की राजनीति का जो है जन सरोकार का जो मुद्दा है, जन पक्षधारिता की जो राजनीति है वो लौट सकती है अगर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी परास्त होती है तो। राजीव जी, 2023 का ये चुनाव, कर्नाटक का चुनाव, क्योंकि 2023 में अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए, सबसे पहला जो आपने देखा जिसमें एक बड़ी सी सभा यहाँ दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचते हैं, फूलों की बारिश होती है और ये कहा जाता है कि हमने नॉर्थ ईस्ट जीत लिया है। हालांकि उसमें रिजल्ट क्या रहा वो आप सबको पता है, 2 सीट भी है तो सरकार बन गई। लेकिन कर्नाटक में 2 सीट आने के बाद भी क्या कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार बनाएगी? एक बड़ा सवाल तो है ही। वो नॉर्थ ईस्ट अलग है, कर्नाटक अलग है, क्योंकि वो दक्षिण है और दक्षिण में भी कहा जाता है कि दरवाज़ा दक्षिण का यहीं से खुलता है, यानी दक्षिण का द्वार कर्नाटक। और वहाँ अगर बीजेपी की 2 सीटें आती हैं, मान लिया कि 2 सीटें आती हैं, तब भी क्या सरकार बनेगी? सवाल तो है। 50 सीट भी आती है तो क्या सरकार बनेगी? हालांकि प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे हैं कि अब मैं मान रहा हूं कि 10 सीटों से ज़्यादा नहीं आएगी। खैर, जितनी भी सीटें आएँ, लेकिन ये है कि जितने सर्वे आ रहे हैं वो बीजेपी को बढ़त नहीं दिखा रहे हैं और ये उसी आधार पे हम बात कर रहे हैं। बहुत जल्द आप सबको हम बता ही रहे हैं कि बहुत जल्द हम लोग पहुँचने वाले हैं कर्नाटक, तो वहाँ पर लोगों की जुबानी आप तक पहुँचाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है, लोग किसको वोट देने जा रहे हैं, लोग किसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ या ऑनलाइन भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ, बूथ लूटो और बूथ पर कब्जा करो की रणनीति की तरफ, या जनता के दिल को जीतो, जनता के दिल को लूटो उसकी तरफ। देखेंगे, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मीनू जी आपको, प्रशांत टंडन जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, धनंजय कुमार जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहे इस चर्चा में, आप लोगों ने अपना वक्त निकाला, बैठे, बातें हुई, बहुत कुछ। इस चर्चा कहते हैं, चर्चा यानी डिस्कशन, डिबेट बिल्कुल नहीं, वाद विवाद यहाँ के बिल्कुल नहीं, हम बात करते हैं।